नमस्कार, स्वागत है आपका खरा सौदा में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और ये हफ्ता है एक्सपायरी का। गुरुवार को मार्च सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होंगे, तो एक्सपायरी के हफ्ते के चलते चूंकि छोटा हफ्ता भी है, सोमवार को यानी कि कल हमने देखी थी कि होली की छुट्टी थी, शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी है और सिर्फ 3 दिन ही इस हफ्ते कारोबार होगा। तो छोटे हफ्ते में आपकी ट्रेड की रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझेंगे और आपके लिए कमाई के जबरदस्त कॉल भी लेकर आएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि इस आज के लिए 4 बड़े ट्रिगर्स क्या है बाजार में, उससे शुरुआत करेंगे। तो दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में हमने कमजोरी देखी है, कुछ आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों पर भी फोकस करेंगे। लेकिन डाउ में, एस&पी में, नैस्डैक में हमने कमजोरी देखी है। गिफ्ट निफ्टी भी कमजोर है, 22,120 के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा में आज एक ब्लॉक डील है। बीज करीब 3% के आसपास हिस्सेदारी अपनी कंपनी में बेचेगी और शुक्रवार के बंद भाव से 5% के डिस्काउंट पर यह डील होगी। करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील है। जेम फाइनेंशियल और आईएफएल फाइनेंस ये भी आज फोकस में रहेंगे और इसकी वजह यह है कि आरबीआई अब स्पेशल ऑडिट कराने जा रहा है इन दोनों कंपनियों का। तो ये दोनों कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। देखना होगा कि स्टॉक में रिएक्शन किस तरह से आता है। लेकिन जो भी पावर कंपनीज हैं, पावर यूटिलिटीज हैं, बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, टाटा पावर की रेटिंग घटाई गई है, 22 से घटाकर सीधे अंडर परफॉर्म की गई है। तो डबल डाउनग्रेड हम कहेंगे टाटा पावर पर। इसके अलावा एनटीपीसी, एनएचपीसी, बीएचईएल पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग बैंक ऑफ अमेरिका ने बरकरार रखी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं यहां से और होली कुछ तस्वीरों से शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा सा मूड आपका अच्छा कर देते हैं। होली कल पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई है। आज भी कुछ हिस्सों में होली मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार के कुछ हिस्सों में आज भी होली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें कि गोरखपुर भी शामिल है। लेकिन आप अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, मुंबई, हिमाचल, राजस्थान, लखनऊ की तस्वीरें देखिए। कल धूमधाम से होली मनाई गई और गजब का कल सेलिब्रेशन हुआ, रंगों में लोग सराबोर नजर आए। लेकिन ग्लोबल बाजारों की बात करें आज के लिए, तो ग्लोबल जो संकेत हैं वो हम कहेंगे कि मिले जुले हैं। एशिया में कुछ बाजार ऊपर हैं, कुछ बाजार नीचे हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ में हमने देखा शुक्रवार को 162 अंकों की गिरावट रही। कुछ आंकड़े आए जिस पर हमारी नजर थी। फरवरी में नए घरों की बिक्री 6.62 लाख रही है, जबकि अनुमान था 6.75 लाख का। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो इंटेल में करीब 2% के आसपास से गिरावट रही। उसकी वजह यह रही है कि चीन में इंटेल की चिप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा यूनाइटेड एयरलाइंस का शेयर करीब 4% टूटा। सख्त जांच की जा रही है यूनाइटेड एयरलाइंस की, उसके चलते वहां पर हमने प्रेशर देखा है। और इस हफ्ते की अगर हम बात कर लें तो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पीसीई, बहुत ही की मैट्रिक्स होता है। अगर फेड को अपने रेट्स के बारे में कुछ सोचना है, दरों में कटौती के बारे में कुछ विचार करना है, तो उसमें इसको भी इंक्लूड जरूर किया जाएगा। इसके आंकड़े आएंगे और इस पर नजर रहेगी। आज जो है मार्च में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसा है उसके आंकड़े आज आएंगे। तो ये भी काफी एक अहम आंकड़ा अमेरिकी बाजारों के लिहाज से। हालांकि इन आंकड़ों से पहले हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड में हल्की सी नरमी रही है। डॉलर इंडेक्स में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन हाँ 104 के ऊपर जाकर डॉलर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। सोने में हल्की सी कमजोरी है, हमने तेजी देखी थी। कॉमेक्स पर जो गोल्ड है $2,170 के आसपास है। हालांकि अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड वोलेटाइल जरूर है, लेकिन $85 के ऊपर निकलने के बाद भी हम कहेंगे कि अगर रेंज कहीं ना कहीं बरकरार है। अब $86-87 के आसपास फिर से क्रूड आ गया है, क्योंकि रशिया की रिफाइनरीज पर यूक्रेन ने जो हमले किए थे उसके चलते थोड़ी सी सप्लाई को लेकर दिक्कतें हैं और रूस ने क्रूड के उत्पादन में कटौती की घोषणा भी की। इसके चलते हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड का भाव, जो कि हमारे लिए अहम बेंचमार्क है, वहां पर $87 के आसपास कारोबार हो रहा है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में परिवर्तन नहीं है, 4.2% है अमेरिका में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। डॉलर इंडेक्स 103.2 था, वो 104 पर आ गया है। गोल्ड में हल्की सी नरमी है और कच्चा तेल हम कहेंगे कि एक दायरे में है, लेकिन $87 की आसपास से कच्चे तेल में कारोबार। अगर हम एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो कैश मार्केट में एफआईएस के जो आंकड़े रहे हैं लगातार 3 सत्र से हम देख रहे हैं कि भारी बिकवाली है। नेट कैश में 22 मार्च को यानी कि शुक्रवार को 3,310 करोड़ रुपए की बिकवाली रही। उसके पहले 1,800 करोड़ और 2,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली रही है। अगर हम डीआईआईस की बात करें तो डीआईआईस की तरफ से लगातार बढ़िया सपोर्ट बाजार के लिए है और
हम देख रहे हैं कि 22 मार्च को करीब 3700 करोड़ रुपए की बाइंग रही, 21 मार्च को 3200 करोड़ की बाइंग रही, 20 मार्च को करीब 26-2700 करोड़ की बाइंग रही। तो ये DII से बढ़िया सपोर्ट है। FIIs की तरफ से हम बाजारों में उतना कन्विक्शन नहीं देख रहे हैं और FI जब तक नहीं लौटेंगे शायद बाजार का मूड थोड़ा सा वोलेटाइल भी रहेगा। ये हफ्ता वैसे भी वोलेटिलिटी वाला होगा क्योंकि ये एक्सपायरी वाला वीक है। अब जरा इन आंकड़ों को और विस्तार से समझते हैं डिम्पी से और ये समझ लेते हैं कि आपकी रणनीति आज वायदा बाजार में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत करेंगे FIIs की लॉन्ग होल्डिंग के साथ। डिम्पी, लगातार हम देख रहे हैं कि नेट कैश में FIIs की सेलिंग है, लेकिन लॉन्ग होल्डिंग की कहानी क्या है यहां से बाजार में? कोई चेंजेस नहीं अभिषेक लॉन्ग होल्डिंग के अंदर, और किसी तरह का कोई चेंजेस लगता भी नहीं है कि आगे चल के अभी होगा 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि एक तो वीक छोटा वीक है। गुड फ्राइडे की छुट्टी न केवल यहाँ पे होगी बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, इसलिए छुट्टी वहाँ पे भी होगी। और इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि FI इस समय इसलिए भी थोड़ा बाय करना चाह रहे हैं या फिर वो घटाना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इलेक्शंस की डेट आ चुकी है। कम से कम पहले चरण का एक बार जब तक वोट नहीं गिर जाता, कोई बड़ा मेजर चेंज मार्केट के अंदर FIs की होल्डिंग से हो जाएगा, ऐसे थोड़े चांसेस कम लगते हैं। एक और चीज़ है, मार्केट इस तरह से रेंज में रखे हुए है, वो 30 से लेकर 45 तक का एक दायरा बना हुआ है FIs की लॉन्ग होल्डिंग का, फिलहाल उसी के बीच में है। अगर मैं आपको नेट में बताऊं इनकी होल्डिंग अभी कितनी चल रही है प्रेजेंट में, तो लॉन्ग होल्डिंग 34% है, रिटेल के पास जो है 55% होल्ड है, DIs के पास 50% होल्ड है। DIs 50% शॉर्ट करके बैठे हैं, 50% लॉन्ग करके बैठे हैं, FIs 34% लॉन्ग करके बैठे हैं। ये रेशो ही है, ये 30 से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो फिर कंसर्न पैदा होगा। और अगर ये 45 तक जाता है, 40 तक भी चला जाता है, एक्साइटमेंट नहीं आनी चाहिए। मैं क्लियर कर दूं, 40-42 तक का नो एक्साइटमेंट जोन है ये, उसके बाद आपको एक्साइटमेंट लेके आनी है अपने ट्रेड में या अपनी पोजीशंस में। तो FIs की होल्डिंग रेंज में है, 30 से लेकर 44 तक नो एक्साइटमेंट जोन है, वहाँ पे कोई एक्साइटमेंट नहीं लेके आनी है। और रिटेल के पास ठीक ठाक माल है। रिटेल अगर अपनी होल्डिंग बढ़ाता है तो समझ लीजिएगा थोड़ा खतरा बढ़ सकता है। अभी तो 55% पे लॉन्ग करके बैठे हैं। ठीक है, तो FIIs की होल्डिंग से ये संकेत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो लगातार हमने 3 सत्र की तेज़ी देखी, 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखी। लेकिन चूंकि डाउ में हमने शुक्रवार को 300 अंकों की बिकवाली देखी थी, इसके बाद कल यानी कि सोमवार को जब हमारे बाजार बंद थे वहां पर 160 अंकों की कमजोरी आई है। थोड़े से ना ग्लोबली थोड़े से मूड हल्के हल्के खराब हैं। तो निफ्टी में आज जो लॉन्ग जो करके गए हैं शुक्रवार को, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या फ्रेश लॉन्ग करना है आज? देखिए, हमने लास्ट टाइम पूरे वीक आपके सामने यही बात रखी कि अभी आप एवरेज मत करो, अभी आप पोजीशंस मत बनाओ, जो पोजीशंस बना रखे उसको होल्ड करो। आपने चेक किया होगा 21,800 के नीचे हम क्लोजिंग बेसिस पर कभी नहीं गए और हमने वो लेवल्स को मेंटेन रखा। आज हम 22,000 के ऊपर वापस से क्लोज करके गए। ये 22,000 के ऊपर की जो क्लोजिंग है ना, बड़ी क्रिटिकल और बड़ी क्रूशियल होती है। मैं आपको इसकी वजह बता सकता हूँ। आप कई बार अपने ऑप्शंस चेन के हिसाब से या फिर टेक्निकली बेसिस के हिसाब से भी देखोगे तो ये 22,000 ना एक पिवट पॉइंट जैसा बन रहा है। एक्चुअली में है 22,000 नहीं है, वो 21,900 समथिंग है, वो 50 दिन की एवरेज है। आप रफ इसको 22,000 भी मान के चलो, 100 पॉइंट का स्विंग को छोड़ भी दो ऊपर के। तो जब तक हम 21,900 या 22,000 की रेंज के ऊपर है तब तक कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन एक और चिंता की बात भी है, आप बार बार देखते हो कि 22,000 के ऊपर तो आते हो, लेकिन एक अभेद्य किला है 22,250 350 का, वो आपसे पार नहीं हो रहा। और आपके पास इस बार सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन है, आज का दिन मिला के बोल रहा हूं मैं, वो भी मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो 3 दिन के अंदर आपको ट्रेड लेना और 22,250 350 के एक टफ रेजिस्टेंस को पार करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है। तो इसलिए आप यही मान के चले, कोई एवरेजेस नहीं करना। 21,800 आपका इस सीरीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 21,900 आपका स्विंग का स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका जो टारगेट बनेगा 22,250 350 है, ये निफ्टी के अंदर है। कृपा करके कोई भी पोजीशंस को बढ़ाइएगा नहीं, लॉन्ग नहीं कीजिएगा। और अगर इसी 200-250 पॉइंट के दायरे में आपको काम करना आता है तो कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। चुप करके शांति से बैठे, इंडेक्स से जल्दी जल्दी पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है आजकल। तो 22,300 350 का जो जोन है बाजार को, वहां पर टफ रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन आपके लिए यहां से अगर देखेंगे तो 22,200 250 के टारगेट आप निफ्टी में लेके चल सकते हैं, लॉन्ग के अगर आपके पास सौदे हैं तो। अब जरा बात शॉर्ट की कर लेते हैं, क्योंकि 3 दिन तेजी हो गई है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी भी नीचे है, यूएस मार्केट से भी थोड़े से कमजोर संकेत हैं। तो क्या शॉर्ट वाले के लिए कोई छोटी सी
50-100 अंकों के आसपास की अपॉर्चुनिटी बनती है डिम्पी, या फिर अवॉइड करें ही शॉर्ट करना? नहीं, शॉर्ट अवॉइड ही करें, और फिर 100 पॉइंट के लिए आना भी क्यों शॉर्ट करना? पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है कि 100 पॉइंट ही के लिए क्यों आना। दूसरा, हाँ ये बात कह सकता है कोई भी आदमी, सर 100 ही पॉइंट तो मिल रही है, आप तो खुद ही कह रहे थे कि 100 पॉइंट का गेम करो, इसके अंदर चर्निंग करो। तो ये पॉइंट ठीक है कि आपको 100 पॉइंट के लिए अगर आना है तो आओ, लेकिन वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक नहीं है। मैं उसकी 2 वजह बताता हूँ। पहला, क्या मार्केट सस्ता है? उसका जवाब है ना, मार्केट सस्ता नहीं है। ये 1.24 है। क्या मार्केट बियर रन में है? ना, इसका जवाब भी ना है। क्या मार्केट एक फ्यूरियस बुल रन में है? उसका जवाब है हाँ। तो जब एक बुल रन होता है ना, तो उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी बाइंग ऑन डिप्स की ढूंढनी चाहिए एक रिटेलर्स के लिए। या तो फिर आपके पास एल्गो बेस्ड सिस्टम होने चाहिए, या तो आप इतने पक्के खिलाड़ी होने चाहिए, स्विंग ट्रेडर्स के महारथी होने चाहिए, ताकि आप 100 पॉइंट मार्केट से चुरा लाओ। नहीं तो ये 100 पॉइंट मार्केट से चुराने के चक्कर में कहीं 200 पॉइंट आपके फंस ना जाए मार्केट के अंदर, है ना। तो इसलिए मैं आपको 100 पॉइंट के शॉर्टिंग के लिए मना करता हूं कि ट्रेंड के साथ जाओ। ट्रेंड अभी बुलिश है, आप फंस भी जाओ। अच्छा, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। आपका अगर 22,000 फंस भी गया था, या 22,100 फंस भी गया था, तो आ गए ना रेट वापस 22,100 तक के फ्यूचर्स में। तो बस यही एक पॉइंट है मेरा कि अगर कभी आप बुल रन में फंस भी जाओगे ना, बाइंग ऑन डिप्स में करते करते में, तो आपको रेट आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर इसी बुल रन में शॉर्ट करके फंस गए ना, तो आपको ड्रैग करता हो जाएगा। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, काफी सारे लोग 19,000 20,000 तक के भी शॉर्ट अभी भी लेके बैठे हुए सिस्टम में, वो क्लियरली डाटा में दिखता है। खैर, आपने शॉर्ट की बात पूछी, मैंने सीधा सीधा मना कर दिया, इसके लिए शॉर्ट नहीं करना। अगर आपको शॉर्ट करना भी है, जैसे आपने 100 पॉइंट की बात छेड़ी अभिषेक, तो मैं फिर बोलूंगा कि 22,250 के आसपास या 300 के आसपास करें शॉर्ट। 50 पॉइंट का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लें, 100-150 पॉइंट जितने आपको मिलते हैं लेके निकल जाइएगा। ठीक है, करना भी है तो रेंज के अपर एंड पे करना है, ताकि आपके लिए थोड़ा सा कंफर्ट बन जाए जहां पर आप शॉर्ट करने जा रहे हैं। इस लेवल के पास अगर बाजार खुलता है, या फिर 25-50 पॉइंट अगर इधर उधर होता है, तो आपको शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है। ऊपर जाकर जहां पर रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए कड़ा वाला, जिसका जिक्र डिम्पी कर रहे थे, 22,300-350, वहां पर आपके लिए ज्यादा बल्कि कंफर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई निफ्टी की और निफ्टी बैंक की लॉन्ग और निफ्टी की लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन। अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि 46,300 पर सपोर्ट लेने के बाद करीब 550 पॉइंट निफ्टी बैंक चला है। तो निफ्टी बैंक में जो शॉर्ट वाले हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। आज क्या करें लॉन्ग वाले? क्या लॉन्ग में बिल्कुल बने रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है? और क्या फ्रेश लॉन्ग करने के लिए माहौल ठीक है? मैं इसका जवाब ना 2 हिस्सों में आपको देता हूं। पहला, जिनके पास पोजीशंस पड़ी हुई है वो क्या करें। जिनके पास पोजीशंस पड़ी हुई है उनको होल्ड ही करना है। देखो, हमने आपको ना एवरेज करने से भी मना किया हुआ है। अब आप देख लो, आप शॉर्ट, आप खुद खुश हो के सब ये बात बोल रहे हो कि देखिए मार्केट के अंदर ठहराव आ गया, बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ गई, थोड़ा बाजार चल भी गया, ये आपको फील भी हो रहा होगा मार्केट की स्क्रीन को देखकर। क्या आप मेरी इस बात का जवाब दे सकते हैं कि क्या 47,000 बाजार से पार हो गया? क्या 47,200 बाजार से पार हो गया? ये लेवल्स तो आपको पहले से ही पता है कि 46,800 47,000 तक बाजार आना है। और एक दो बार नहीं, मैंने कई बार आपके सामने पॉइंट रखा है कि बैंक निफ्टी में एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग जब आएगी ना, वो 47,200 की रेंज को पार करने के बाद ही आएगी। यहां तक तो डर और खौफ से आप आ रहे हो थोड़ा बहुत ऊपर, जिन्होंने, अच्छा दोनों के मन में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग वालों के मन में है, ये शॉर्ट वालों के मन में है, क्योंकि वो जैसी बेचते हैं ना तो पुट कॉल रेशो ठीक हो जाता है। तो जिनके पास भी निफ्टी पड़ी हुई, बैंक निफ्टी पड़ी हुई है, वो बिल्कुल होल्ड करके रखें। मैं 2 स्टॉप लॉसेस दे देता हूं, 2 अलग अलग तरह के लोगों के लिए है। पहला 46,500 का, ये उन लोगों का स्टॉप लॉस है जिनको स्विंग करना है, 200-300 पॉइंट मार्केट के अंदर आते हैं लेने के लिए, ये उनका स्टॉप लॉस है। लेकिन जो सीरीज टू सीरीज काम करते हैं उनके लिए 46,000 का स्टॉप लॉस हमने आज से 15 दिन पहले आपको बताया था। आज फिर से वही स्टॉप लॉस रिपीट कर रहे हैं। हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं देखे। इसलिए अभिषेक, हम ये कहते हैं कि सारे हम पिवट पॉइंट्स बताते हैं, इसमें अपने भावनाओं को 0% रखते हैं और डाटा को 100% रखते हैं। इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी ठीक होने की या लेवल्स के हिट होने की बहुत ज्यादा होती है। हमें कोई ब्रह्मा जी हमारे कान में आके नहीं बोल रहे, सिर्फ जो डाटा बोल रहा है सिर्फ वही आपके सामने रख रहे हैं, इसलिए वो प्रूफ भी हो जाता है। 46,000 आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, 46,500 ट्रेलिंग वालों को स्टॉप लॉस लगाना है। आपका पहला टारगेट 47,000, दूसरा टारगेट 47,200 है। ठीक है, 47,200 और ये दूसरा टारगेट है। पहला है 47,000 की, यहां से भी 4 से 4-450 अंकों के आसपास की गुंजाइश है अगर हम निफ्टी में आपको लॉन्ग करके चलना है, या फिर अगर आप लॉन्ग हैं ऑलरेडी, आपने अगर खरीदारी कर रखी है तो। लेकिन निफ्टी की तरह डिम्पी, निफ्टी बैंक, क्या यहां पर भी शॉर्ट अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख रहा है?
हाँ, थोड़ा मैं रिवर्स तो नहीं बोलूँगा, बट मैं बोलूँगा कि ठहराव सा हो गया है, उसको 47,000 को पार करना मुश्किल है। देखिए, मैं एक चीज़ ना आपको नोटिस कराता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, 68% का ना रोल ओवर हो चुका है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि रोल ओवर का नंबर कोई भी चेक ही नहीं करेगा। लेकिन मेरे को चेक किया, मेरे को भी बड़ी एकदम से चौंक गया कि अच्छा, मैंने 3-4 बार जाके चेक किया, अलग-अलग टर्मिनल से जाके चेक किया कि वास्तव में 68% रोल ओवर हो गया बैंक निफ्टी का। तो पता लगा, यस, हो गया है। तो 68% का रोल ओवर अगर बैंक निफ्टी के अंदर हो गया ना, तो ये बड़ी बात है, और ये आपको ना रोल ओवर के हिसाब से ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ने देगी आपको। दूसरा पॉइंट, पुट कॉल रेशियो उसका ना 1 के आसपास आ चुका है। बैंक निफ्टी ने जो शॉर्ट कवरिंग से अपने आप को ऊपर लेके आना था ना, वो लेके आ चुका है। इसलिए मेरे को लगता है जो एक्साइटमेंट वाला फैक्टर है ना बैंक निफ्टी के अंदर, वो भी खत्म हुआ है। आपको शॉर्ट करने से तो बचना चाहिए, लेकिन फिर भी ठान रखा है, लकी नंबर है, लकी शॉर्ट करते हो आप, आपको मैनेज हो जाता है। तो फिर मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ। आप ना 47,200 या 150 के आसपास शॉर्ट करो, सिर्फ 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस डाल देना। वैसे मेरी तरफ से मनाही है, आई रिपीट, मेरी तरफ से मनाही है, लेकिन फिर भी आपने हेज करना है, बड़ा रीजन जो भी आपका रह सकता हो आप रहें। तो मैं आपको सिर्फ एक लेवल बताता हूँ, 47,000 के ऊपर आके इसको शॉर्ट कर देना। 100-150 पॉइंट का मामूली से एक स्टॉप लॉस देना, और स्टॉप लॉस ध्यान रखना 47,200 के ऊपर होना चाहिए, और आप चुप करके फिर से बैठ जाना, हो सकता है आपको पॉइंट्स मिल जाएं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं ट्रेड करने के लिए। बाइंग ऑन डिप कर लो, लेकिन सेल ऑन राइज करने से भी थोड़ा रुकना चाहिए। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारी तरफ से ना है शॉर्ट करना। ठीक है, निफ्टी बैंक में शॉर्ट नहीं बन रहा है, और ये बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में आपको बता दिया गया है। सेल ऑन राइज नहीं करना है, उछाल पर बिकवाली नहीं करनी है। ये आपको सलाह है निफ्टी बैंक को लेकर। तो निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक के लिए बिल्कुल पक्की पुख्ता रणनीति आपके लिए डिम्पी की तरफ से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे भी समझेंगे कि इंडेक्स पर उनका व्यू क्या है। एक व्यू उनसे लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एफएनओ के बैन वाले शेयर कौन से हैं, और कौन से शेयर एफएनओ बैन में आए हैं और कौन से बाहर गए हैं। तो एफएनओ बैन में कोई आया नहीं है, कुछ शेयर बाहर निकले हैं, लेकिन अभी जो बैन बने हुए उनकी आपको लिस्ट बता देता हूं। बायोकॉन अभी बैन में है, सेल बैन में है, टाटा केमिकल बैन में है, और जी एंटरटेनमेंट का शेयर भी बैन में है। जो बाहर निकलने वाले शेयर है वो है बलरामपुर चीनी, पिरामल एंटरप्राइजेज और इंडस टावर। ये 3 शेयर बैन से बाहर निकल गए हैं। तो लिस्ट थोड़ी सी छोटी हुई। हम 10-10, 12-12 स्टॉक देख रहे थे एफएनओ बैन में। अब वो जैसे हम एक्सपायरी के करीब जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अब ये संख्या घट के 4 पर आ गई है। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं वैशाली पारेख, किरण जानी है, और सोनी पटनायक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैशाली जी, किरण जी, सोनी जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सोनी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए, निफ्टी पर या फिर निफ्टी बैंक पर आपकी आज की रणनीति क्या है, और कितना कन्विक्शन है लॉन्ग करने को लेकर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो ग्लोबल मार्केट है वहां से थोड़े थोड़े मूड खराब है, एसजीएस निफ्टी भी थोड़ा सा कमजोरी कारोबार कर रहा है। जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, अभिषेक जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। यहाँ पे हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे अभी वॉच करना है। एक्सपायरी फाइनल वीक है और एक शॉर्ट वीक भी है, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस है। पहला है, निफ्टी में ऑलमोस्ट 36% रोल ओवर्स हो गए हैं। लास्ट सीरीज में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट इनलाइन ही है। रोल कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा सा हाई है, सो थोड़ा सा वॉचफुल होना चाहिए। ऑप्शन चेन में निफ्टी में 22,000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बन गया है। 22,000 की पुट कॉल रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 2 के पास आ गया, यानी कि पुट राइटर्स काफी अग्रेसिव हैं वो लेवल को डिफेंड करने के लिए, वो भी एक्सपायरी वीक में। सो मेरे ख्याल से 22,000 का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है। बट निफ्टी के लिए ट्रेंड रिवर्सल तभी मैं मानूंगी जब वो 22,200 के ऊपर निकाल के वहां पे क्लोज कर पाता है। अगर मान लीजिए 22,200 के ऊपर यहाँ पे ब्रेक करके क्लोज कर पाता है तो ट्रेंड रिवर्सल वहां पे मेरे लिए बन जाएगा, एंड ग्रेजुअली 22,500 को भी क्रॉस कर सकता है। उसके ऊपर अगर क्रॉस किया तो आपको नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली 23,000 दिखाएगा। सो काफी इंपॉर्टेंट है। 22,000 सपोर्ट है। लास्ट 2 वीक से हमने जितने भी वॉलेटाइल मूवमेंट देखा है निफ्टी में बिलो 22,000, बट क्लोजिंग वीकली बेसिस 22,000 के ऊपर ही आया है। लास्ट टू लास्ट वीक 22,023 पे क्लोज हुआ था। लास्ट वीक फ्राइडे पे 22,096 पे क्लोज हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है कि वो 22,000 को एज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑन क्लोजिंग बेसिस डिफेंड कर रहा है बार बार। सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा टू वॉच फॉर द लेवल। सपोर्ट 22,000, वहां तक आप होल्ड कीजिए, सपोर्ट पोजिशनल बेसिस पे बनाए रखिए। 22,200 के ऊपर ही आपको वो ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन दिखेगा। दूसरी बात रही है बैंक निफ्टी की।
आई थिंक बैंक निफ्टी में डिम्पी जी ने ऑलरेडी हाईलाइट किया है 68% रोल ओवर्स हो गए हैं। अगर हमको ये एनालाइज करना है फ्रॉम फेब्रुअरी टू मार्च सीरीज, वहां पे हमने रोल ओवर्स लॉन्ग की तरफ देखे थे बोथ फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑलरेडी प्री रोल ओवर्स यानी कि फ्राइडे को 68% हुआ था, बट थर्सडे तक बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 66% रोल्स हो चुके थे। सो यहाँ पे जो वो पोजीशंस रोल हो रहे हैं वो भी लॉन्ग के साइड पे हो रहे हैं, बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्च सीरीज में बैंक निफ्टी एक लेवल को टेस्ट करेगा 48,500 के ऊपर निकाल के। बैंक निफ्टी का एक एक्सपेक्टेशन था कि वो टुवर्ड्स 49,500 50,000 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। वो मार्च सीरीज में हो नहीं पाया है, पोजीशंस ऑलरेडी रोल हो रहे हैं। मोस्ट लाइकली यहाँ पे मेरे एनालाइज करने का डेटा है कि नेक्स्ट लास्ट जो अभी 4 डेज पेंडिंग है एक्सपायरी की, ऐसा ना हो कि इसी लेवल पे अभी चलना है। सो इसलिए पोजीशन ज्यादा से रोल हो रहे हैं टू अप्रैल सीरीज पे। वो एक्सपेक्टेशन अभी भी बना रह रहा है कि शायद बैंक निफ्टी अप्रैल सीरीज में वो लेवल को टेस्ट करे, बट लेवल टेस्ट करने के दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा। 47,500 48,000 ये लेवल्स को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर पाता है मे बी एक्सपायरी पे या फिर अप्रैल इमीडिएटली स्टार्टिंग पे ही, तो ही आपको वो 50,000 का भी एक मार्क नजर आ सकता है बैंक निफ्टी में। बहुत ही क्रूशियल है, 68% बहुत एग्रेसिव रोल ओवर्स होते हैं फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट टू वॉच आउट फॉर बैंक निफ्टी इज 46,000 ऑन क्लोजिंग बेसिस। सो ये लेवल्स को इंतजार कीजिए, इमीडिएट बेसिस पे पोजिशन मत लीजिए, होल्ड कीजिए, शॉर्ट के लिए मत जाइए अभी। बट अगर रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो वहां पे आपको डेफिनेटली बहुत ही क्विक तेजी नजर आ सकती है। ठीक है, बिल्कुल सोनी का भी जो व्यू है वो मैच करता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट के लिए नहीं जाना है, 46,000 पर सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए, और निफ्टी के लिए जो टारगेट है वो 22,200 तक का है। बिल्कुल, तो कन्विक्शन आपके लिए निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर हमारे दो एक्सपर्ट्स की तरफ से हो गई है। अब जरा ये जानते हैं कि आपके लिए शेयरों में कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, और शुरुआत करेंगे वैशाली जी आपसे। बताइए आपके दो शेयर कौन से हैं? क्या दोनों खरीदारी वाले हैं या फिर कोई शॉर्ट का भी सौदा है आपके पास? वेरी गुड मॉर्निंग। यस, काफी सौदे तो काफी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉलो अप मैं दूंगी कि लास्ट वीक हमने इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस मारुति और सन फार्मा एडवांस दिया था, तो ये दोनों स्टॉक्स अच्छे से चल चुके हैं। वी मेंटेन आवर पॉजिटिव बायस ऑन दीज टू स्टॉक्स। अभी भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है, तो जिन्होंने अगर ये फॉलो किया हो तो आई थिंक बने रहिए, बिकॉज आगे जाके और भी लंबे। सन फार्मा एडवांस की मैंने बात कर रही थी, सन फार्मा एडवांस का मेरा कॉल था, तो आई वुड से वो भी होल्ड करिए, इट इज होल्डिंग वेरी वेल। अभी नई बाइंग स्ट्रेटजी में मैं बात करूंगी तो आई थिंक मुझे लार्सन सही लग रहा है यहाँ से। सो लार्सन इज वन ऑफ द स्टॉक्स, वीकली ट्रेंड हम लोग की जो एनालिसिस से वीकली ट्रेंड भी टर्न अप हुआ है एंड इट इज शोइंग स्ट्रेंथ। तो 3500 के सपोर्ट के साथ में ये पोजिशनल ट्रेड रेकमेंड करूंगी, जो 4000 के हमारे टारगेट्स है। दूसरा है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, सो दैट आल्सो इज शोइंग वॉल्यूम और एक ट्रेंड में दिख रहा है। सो 780 का लेवल है, 740 के स्टॉप लॉस के साथ 850 के टारगेट्स के लिए मुझे सही लग रहा है। और अगर एक एडेड आप सेल की बात करें तो मुझे बाटा वीक लग रहा है। बाटा हैज बीन कंटिन्यूअसली गोइंग वीक ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो अगर सेल के मौके मिले तो बाटा पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इकलौता ऐसा शेयर है बाटा जो चला ही नहीं है, इकलौता ऐसा शेयर है जिसको लेकर शॉर्ट करने में ज़्यादातर टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कंफर्ट है। ये इकलौता बाटा ऐसा शेयर है कंजम्पशन के अंदर जिसकी आउट परफॉर्मेंस सबकी आंखों में चुभ रही है, अंडर परफॉर्मेंस माफ़ कीजिए, जो सबकी आंखों में चुभ रही है कि ये शेयर पूरी रैली के अंदर चल नहीं पाया है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स, विशाली सिर्फ आपने नहीं बल्कि मेरे को ध्यान है राहुल शर्मा जीएम फाइनेंशियल से आते हैं, उन्होंने भी लास्ट वीक हमको ये बताया कि बाटा नहीं चलेगा, हालांकि उसके वजह से चला भी नहीं है, ये बात सच है। तो आपने एल&टी बताया, गार्डन रीच बताया, बाटा इंडिया बताया, और मैं आपको सन फार्मा की बधाई देना ही चाहता था, आपने खुद भी एड्रेस करवाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल काफ़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा वैशाली, आपकी होली कैसे रही इस बार? काफ़ी रंग गुलाल उड़ा या फिर शांति से निकल गई? नहीं, शांति से, रंग तो बहुत हो चुके हैं अभी, बट लेकिन बहुत मजा किया हम। अरे चले, बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा पर्व है ना, चाहे आप कितने रोक ले लेकिन कुछ ना कुछ पल आपको ऐसे छोड़ के जाता ही है होली के, तो आपके वो दिल में बसे रहते हैं, फिर अगले साल की वेट रहती है। जैसे गणपति की वेट रहती है ना मुंबई में, ऐसे होली की अगर आप खासकर अगर आप नॉर्थ में आएंगे तो आपको वहाँ पे भी इसी तरह का जोश और जुनून मिलता है। ठीक है सोनी, आपके ट्रेड बता दीजिए, फिर किरण सर के पास चलते हैं। आपके ट्रेड कौन से हैं? जी डिम्पी जी, मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा टाइटन बाय करने के लिए। टाइटन में हम देखेंगे तो 3700 के जो कॉल के ओपन इंटरेस्ट है वो काफी एग्रेसिवली अनवाइंड होते हुए नजर आए हैं वीकली बेसिस पे।
और पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिवली हुआ है, 3660, 3640 सारे पुट में हम देखेंगे तो काफी अच्छे से ओपन इंटरेस्ट के एडिशंस हुई है और पुट राइटिंग भी हो रही है। सो टाइटन करंट लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं। अगर हल्की से आपको डिप मिलता है टुवर्ड्स 3670, 3660 तो वहां तक भी आप एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं टू बाय। स्टॉप लॉस लगाए 3620, टारगेट रहेगा 3800। दूसरा पिक है यहाँ पे पिडिलाइट। पिडिलाइट भी हम देखेंगे तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट नजर आने वाला है। चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे हम देख सकते हैं एनी मूव अबव 2960, 2970 अगर आज निकाल पाता है दोबारा तो वहां पे वो ब्रेकआउट कंफर्म आएगा। सो यहाँ पे आप 2900 स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बाई कर सकते हैं, टारगेट ऑफ 3050, 3090। ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपका पीडीलाइट मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और सोनी, मैंने ये शेयर को अभी जस्ट आपके बोलते ही मैंने तुरंत इसको चार्ट पे भी चेक कर लिया। और इसने क्या किया कि ना केवल अपने आप को डेज हाई पे बंद किया, बल्कि 2 बार का एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन बनी हुई थी उसको भी इसने ब्रेक किया है। डबल टॉप के मैं इसको ट्रिपल टॉप भी बोल सकता हूँ। अगर आप मेरी स्क्रीन पे वो चार्ट दिखा सकते हैं तो मैं जरा ये सोनी की कॉल को आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। पीडीलाइट ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, इसकी जरा इंपॉर्टेंस आपके सामने अभी आप चार्ट के जरिए देखेंगे। ये मैंने एक ड्रॉ लाइन भी कर दी है। ये पहली बार का रेजिस्टेंस है, ये दूसरी बार और तीसरी बार आप देखोगे क्लोज इसके ऊपर किया है। तो ये बढ़िया एक बहुत ही यू शेप, बहुत ही शानदार एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है पीडीलाइट। नोटिसेबल शेयर हो जाएगा। टाइटन, इसने 6 पॉइंट दिए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को, तो यहाँ से चलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो मैम का दूसरा शेयर है टाइटन, फर्स्ट शेयर, सेकंड शेयर इज़ अ पीडीलाइट, फर्स्ट शेयर इज़ टाइटन। शुक्रिया सोनी आपके दोनों ट्रेड देने के लिए। किरण सर, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड कौन से है सर? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमें लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा। इंडेक्स थोड़े चॉपीनेस के अंदर रहेगा। सो निफ्टी के लिए 22,000 का लेवल है और बैंक निफ्टी के लिए 46,800 का लेवल है। जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक इंडेक्स में भी हम बाय ऑन डिप्स ले सकते हैं, लेकिन जैसे ये लेवल टूटते तो एक शॉर्ट का वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो एक हमारा कंटिन्यूस पैटर्न के हिसाब से और एक रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से। तो पहले कंटिन्यू पैटर्न में जाते हैं तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पे आप डेली चार्ट देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस 500 के थे। लास्ट टाइम जब 500 का लेवल क्रॉस किया था जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने तो 540 तक की एक रैली आई थी। वापस उस लेवल को रीटेस्ट किया है। 515 के आसपास की क्लोजिंग है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। सो हम करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएंगे। 540 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 500 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। कॉल है वो बाटा इंडिया है। लास्ट वीक भी हमने बाटा इंडिया 1380, 1375 के आसपास बाई दिया था। ऊपर में 1395 तक के टारगेट थे। 1397 तक ये गया है, वापिस 1380 के आसपास आया है। लास्ट ईयर इसी लेवल के आसपास उसने बॉटम बनाया था। कहीं ना कहीं फैक्टरल एनालिसिस है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि शू कंपनीज में ऑलरेडी एक रनअप आ चुका है। बाटा इंडिया उसमें अंडर परफॉर्म है, लेकिन चांसेस है कि जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर मल्टीपल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बने हैं, एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में बुलिश डाइवर्जेंस भी बना हुआ है। सो कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि हम एक में शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं आने वाले समय में। सो इंट्राडे एज वेल एज थोड़ा पोजिशनल तरीके से हम बाटा इंडिया लॉन्ग दे रहे हैं। 1380 करंट मार्केट प्राइस या तो क्लोजिंग प्राइस है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1410 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1364 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी एंड बाटा इंडिया हमारी तरफ से 2 बाई कॉल करेंगे। बाटा इंडिया आपकी तरफ से लॉन्ग हो गया। और मैं बताऊं ये बाटा इंडिया क्यों कुरुक्षेत्र बना हुआ है, एक को ऐसा वीक दिखता है, एक को ऐसा क्यों लॉन्ग दिखता है। आप मेरा स्क्रीन एक बार जरा दिखाइए तो आपको उससे आइडिया लगेगा। ये एक ऐसी जगह पर आके रुक गया है कि जहां पर बायर्स को बाय दिखता है और सेलर्स को और भी सेल दिखता है। मैं आपको देखिए चार्ट आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है और ये डेली चार्ट है। और ये आपको मैं बताऊं ये 1 साल पुराना बेस है। ये है मार्च 2023 का बेस और ये है मार्च 2024 का बेस। दोनों एक जगह पर ही आके बने। इससे पहले भी फॉल डाउन हुआ था शेयर, तो बेस बनाने के बाद पुल बैक आया, लेकिन पुल बैक फेलियर हुए, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, वापस उसी जगह पर आ गया है। आप देख रहे हो कितना बड़ा जंक्शन है ये कुछ वैसा ही जंक्शन है, यहाँ पे 10 बार गाड़ियां खड़ी हो जाए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये फरवरी से लेके ये पूरा अभी तक मार्च तक के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फाइनली ये वीक हो रहा है। विशाली को लग रहा है कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, किरण जी को लग रहा है यहीं पे आके टिक जाएगा और यहां से पुल बैक आ जाएगा 50 दिन के एवरेज सा। इसलिए दोनों का व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, क्योंकि जंक्शन ऐसा है कि दोनों के व्यू पॉइंट को सही ठहराया जा सकता है। इसलिए बाटा को आप ज़्यादा क्लियरली और ज़्यादा एग्रेसिवली ना होते हुए थोड़ा शांति से पहले पक जाने देना, फिर काम करना बहुत मजा आएगा। बाटा एक ऐसा शेयर है जो भी 10% देने की कैपेसिटी रखता है आइदर साइड, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच करके। श्रेष्ठ ओके, तो ये रही हमारे सभी गेस्ट की कॉल। पर आइए अब समझ लेते हैं कि खबरों के दम पे कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, कहाँ दिखेगा एक्शन। और ये पूरी लिस्ट लेकर अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताइए कहाँ पे हैं खबरें?
जी बिल्कुल, सबसे पहले जो फोकस में रहेगा वो है मैनकाइंड फार्मा। आज ब्लॉक डील हो सकती है जहां पे क्रिस कैपिटल के आम लगभग 3% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का रहेगा। इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो ये जो है 5% के डिस्काउंट तक जो है डील हो सकता है। ऊनो मिंडा भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है कंपनी ने इम्पोर्टेंट करार किया है स्टार चार्ज के साथ, जहाँ पे ईवी कार वॉल चार्जेस पे जो है इनका पूरा एक टाइप से एग्रीमेंट होने वाला है। यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करेंगी ईवी सप्लाई इक्विपमेंट भारत में। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा जोमेटो। यहाँ पे चैनल चेक्स और जो उनकी जो ब्लिंकिट की बिज़नेस है वहाँ पे उन्होंने जो है प्राइसेस की तो हाइक की है, रफली रेंज कर रहे हैं, आप कह सकते हैं 11 से लेकर 35 रुपये तक। एनसीआर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो है हमने ये चेक किया। वेल्सफंड कॉर्प को भी बड़ा ऑर्डर आया है, 512 करोड़ का बड़ा ऑर्डर सलाइन वाटर ग्रुप से देखने मिला है। वही रेलिगर एंटरप्राइजेज में भी डेवलपमेंट आई है। यहाँ पे जो उनके लेंडर थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने जो है फ्रॉड स्टेटस रिमूव कर दिया है कंपनी का। जो रेलिगर फिनवेस्ट जो उनकी आम थी, तो एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो वहाँ पे आया है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है। क्यूपिड ने जो है विड्रॉ कर दिया अपना डिसीजन जो कंपनी के प्रेफरेंशियल में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इम्पॉर्टेंटली हाल ही में फरवरी के महीने में क्यूपिड के प्रमोटर्स ने जो है लगभग 13% स्टेक की एक्विजिशन भी इस कंपनी में की थी। जेएम फाइनेंशियल और आईएफएल फाइनेंस भी फोकस में रहने वाले। इन दोनों स्टॉक्स में जो है ऑफ कोर्स आरबीआई कंडक्ट करने वाली एक स्पेशल ऑडिट, क्योंकि जो रेगुलेटरी ब्रीचेस देखने मिला है। जेएम फाइनेंशियल में रेगुलेटरी ब्रीचेस फाइनेंसिंग को लेके था और वो फंड्स था जो फाइनेंसिंग पे यूज़ होते हैं। वही अगर हम बात करें आईएफएल फाइनेंस की, उस पर पाबंदियाँ गोल्ड लोन्स पे थी। लुपिन भी फोकस में रहेगा। अपनी जो भारत की जेनरिक बिजनेस है ट्रेड की, उसकी वो बिकवाली कर रहे अपने होली ओन नाम लुपिन लाइफ साइंस में, जहाँ पे इसका जो वैल्यू आता है वो लगभग 100 से लेके 120 करोड़ तक आता है। तो एक टाइप से रीस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं कंपनी के बीच हो रहा है। और इसके अलावा आखिरी स्टॉक रहेगा अदानी पोर्ट्स। यहाँ पे लगभग 95% स्टेक वो गोपाल पोर्ट में एक्वायर करने वाले हैं। 1350 करोड़ रुपए का ये टोटल रहेगा डील, और एसपी ग्रुप से जो है ये बाई करेंगे। तो ये अहम 9 स्टॉक्स है जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां दिखेगा एक्शन, और इस एक्शन की चर्चा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे। और अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं, हमारे आज के फंडामेंटल एनालिस्ट। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक आपसे सवाल होगा मैनकाइंड फार्मा पे, क्योंकि आज एक ब्लॉक डील होगी। क्रिस कैपिटल लगभग 3% अपनी हिस्सेदारी 5% डिस्काउंट पे बेच सकते हैं। पर हाल फिलहाल कई सारे एक्सपर्ट्स जो हैं इस काउंटर पे अपनी नज़र गड़ाए बैठे थे कि जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है इस कंपनी का और जिस तरीके का रेवेन्यू पोटेंशियल है, ये सही मौका है एंट्री करने का। आपका टेक क्या रहेगा मैनकाइंड फार्मा पे? और साथ ही कुछ ब्रोकरेजेस का भी मानना था कि अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन होता है तो शायद एमएससीआई इंडेक्स में भी इसकी जो है एंट्री हो जाए। ऐसी एक सुबह नोवामा की भी रिपोर्ट आई है। आपकी क्या राय रहेगी? आज अगर ये नीचे खुलता है तो क्या सही मौका रहेगा मैनकाइंड फार्मा में निवेश करने का लंबी अवधि के लिए? आपका क्या नजरिया है? पहली बात तो गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। देखिए, मैनकाइंड फार्मा एक कंप्लीटली डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मा कंपनी है जिनका धंधा पूरा इंडियन मार्केट पे है, और वो मेरे हिसाब से नेक्स्ट कुछ सालों के लिए बहुत ही वेल पोजिशन्ड है। तो अगर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो आप मैनकाइंड फार्मा जैसी कंपनी को देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये नज़रिया मैनकाइंड फार्मा पे, और मैनकाइंड फार्मा आज फोकस में ज़रूर रहेगा। 5% डिस्काउंट पे ये ब्लॉक डील होती हुई नज़र आएगी, इस पे हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। और इसी के साथ अन्य स्टॉक्स हैं ऊनो मिंडा, जोमेटो, वेल्सपन कॉर्प, इन सभी पे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा ज़रूर करेंगे। पर चलिए, इस बीच आज के लिए क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति और किस बड़ी थीम्स पे आपको रखनी है नज़र, ये चर्चा करेंगे हमारे अगले सेगमेंट निकुंज की नज़र में। तो हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया भी जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। एक लॉन्ग वीकेंड के बाद हम मिल रहे हैं, और
आपसे एक बार मार्केट्स पे नज़रिया आप जानना ज़रूर चाहेंगे, पर मैं आपसे एक बार पावर यूटिलिटीज़ पे राय जानना चाहती हूँ। आज बोफा की रिपोर्ट आई, और वो इसलिए क्योंकि पावर एज अ थीम आप कई समय से इसकी चर्चा भी कर रहे थे। आज बोफा का कहना है कि अब तक जितना अपसाइड हमने देखा है वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा था। हालांकि वो टाटा पावर पे पॉजिटिव ज़रूर है, उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, पर सर अगर अभी किसी को पावर एज अ थीम प्ले करना हो तो उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और आपका क्या टेक है? मेरा मानना है बेस्ट ऑफ द पावर सेक्टर गेन्स आर नॉट बिहाइंड अस। बेस्ट अभी आने वाला है, क्योंकि इस सेक्टर का बेस्ट अभी आया नहीं। पावर सेक्टर क्या है जी? पावर सेक्टर को अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले होता है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन क्या है? जो कंपनियां बिजली बनाती हैं। बिजली के सोर्स क्या होते हैं? कोयला, जिसके अंदर 80% से ज़्यादा हिंदुस्तान की कैपेसिटी कोयले से आती है। सेकेंड है सोलर। थर्ड है आपका न्यूक्लियर, जो कि हिंदुस्तान में काफ़ी कम है, जहाँ भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और चौथा है विंड। इन तो सबसे पहले होता है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के बाद आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जो बड़े बड़े खंभे आप देखते हैं, वो बड़े बड़े खंभों से पावर यूटिलिटी कंपनी या पावर बनाने वाली कंपनी पावर को ट्रांसमिट करती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन आता है। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है स्टेट। आपको जिस भी शहर में आप देखते हैं, वहाँ पर आपका जो स्टेट या प्राइवेट सेक्टर, दो प्रकार की कंपनी होती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। मिसाल के तौर पर मुंबई में टाटा पावर है, मिसाल के तौर पर दिल्ली में टाटा पावर है। मगर कई जगहों पर अभी, और लगभग मेजॉरिटी जगहों पर अभी भी स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। वहाँ पर बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं। और वहाँ पर हमने देखा कि जो बिजली की चोरी होती थी, जो डिस्कॉम के प्रॉब्लम्स होते थे, जो लोड शेडिंग होती थी, अगर आप मैं जब मुंबई में रहता था तो मुंबई में लोड शेडिंग नहीं हुई है, मगर दिल्ली में अमूमन हमेशा लोड शेडिंग होती थी। जब मैं राजस्थान में रहता था, वहाँ पर पावर 24/7 जरूर आता था, मगर 24 घंटों में 24 दिनों में 7 दिन आता था। बॉम्बे के अंदर 24/7 दूसरा आता है। तो मुझे लगता है कि उस पूरे चक्र के अंदर अभी हम देख रहे हैं रिफॉर्म्स अच्छे आ रहे हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में जो केपिक्स रिलेटेड थीम्स हैं, वो BHEL हो गया, या फिर मीटर वाली कंपनी हो गई, या फिर सीमेंस हो गया, या फिर थमैक्स हो गया, मुझे लगता है वहाँ पर भी अभी काफ़ी चेंजेस आना है। कुल मिलाकर की बोफार की रिपोर्ट अच्छी है, मगर मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि बेस्ट ऑफ द पावर सेक्टर गेन्स आर नॉट बिहाइंड अस, बिकॉज सेक्टर के अंदर अभी बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं। ठीक है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग सर। FIIs की जो सेलिंग चल रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार 2,500 करोड़ की, 3,000 करोड़ की कैश में नेट सेलिंग है। तो FIIs की बेरुखी क्यों है? ये FII जा कहाँ रहे हैं? क्या ये चाइना की तरफ फंड फ्लोज थोड़े से मूव होते दिख रहे हैं? क्योंकि चाइनीज प्रीमियर की तरफ से बड़े कुछ एनकरेजिंग स्टेटमेंट आए हैं कि उनकी इकोनॉमी रिबाउंड कर रही है, वहां पर इंप्रूवमेंट्स के अच्छी गुंजाइश दिख रही है। आपका इस पर क्या टेक है सर? अभिषेक, आंकड़े तो खराब नहीं है। आंकड़े अगर हम रोज देखें तो जी हाँ, 2-3 दिन से बहुत इंकरेजिंग आंकड़े नहीं रहे हैं। मगर आप देखिए, जो ब्लॉक डील्स हुई हैं जिनके अंदर FII ने पार्टिसिपेट करा, उनको हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। ITC में जो ब्लॉक डील हुई, इंडिगो में जो ब्लॉक डील हुई, TCS में जो ब्लॉक डील हुई, इनको अगर ऐड बैक आप करेंगे तो मार्च का जो फिगर है वो इतना ख़राब नहीं है। शायद 30-35,000 करोड़ के आसपास FPI का पॉजिटिव है, तो इतना ख़राब नहीं है। मगर क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड रहा है, क्योंकि बड़े शहरों, बड़ी ही कंपनियों में, चुनिंदा स्टॉक्स में मूव करा है, तो इसका रियल इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ज़्यादा चाइना की बात है, देखिए चाइना की जो ट्रेड है, मैं 3 साल से सुन रहा हूँ कि भाई चाइना सस्ता है, चाइना में पैसा लोग बना सकते हैं। मगर नाउ मोर एंड मोर FIIs आर गेटिंग कन्विंस्ड दैट चाइना के अंदर ग्रोथ को लेकर के अभी भी समझना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट। सेकंड, अगर आप चाइना में निवेश कर रहे हैं इस समय, तो आपको चाइना के अंदर निवेश करना इजी है, मगर आपको पॉलिसी की वजह से निवेश के बाद पैसा निकालना वहाँ पर बहुत मुश्किल है। और तीसरा, चाइना को लेकर के हम देख रहे हैं कि जो सरकार की जो रणनीति रही है, जहाँ पर उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में चेंजेस करे हैं, फिनटेक में चेंजेस कर रहे हैं, उसकी वजह से FIIs को काफ़ी मार पड़ी है। तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान से निकल करके जाएगा। देखिए, चाइना का MSCI में बड़ा वेटेज है, तो जब ग्लोबल पैसा आता है चाइना में ज़रूर जाता है, मगर जो पैसा है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली इंडिया में आ रहा है। चाइना का वेटेज MSCI में 20 से ज़्यादा है, इंडिया का वेटेज जो 13-14 था, बढ़ के अचानक ऊपर जा चुका है। तो चाइना को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि हमें इतना सोचना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से एक रणनीति सिंपल होनी चाहिए कि आप डोंट fight the fall in small cap stocks and don't be scared to buy large cap stocks. स्मॉल कैप स्टॉक्स में लड़े नहीं और लार्ज कैप स्टॉक्स से डरे नहीं।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब भी हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करते हैं लोगों को लगता है अरे भाई ये तो बड़ा स्टॉक है, बड़ी गिरावट आएगी, और स्मॉल कैप स्टॉक्स अरे ये तो जी छोटे हैं, 2 डिजिट और 3 डिजिट स्टॉक से कितने गिरेंगे हम उनको लेते रहेंगे। मेरे हिसाब से उल्टी रणनीति होनी चाहिए, लार्ज कैप से ना डरें और स्मॉल कैप से ना लड़ें। ठीक है, ये बात बढ़िया हो गया। तो सर एक लाइन ही हम लगा देते हैं, और ये लाइन मेरे को लगता है दिन भर में चलनी चाहिए टीवी स्क्रीन पर। अगर आप ऊपर या नीचे कहीं भी प्रोड्यूसर साहब देख के लगाइएगा, छोटों से लड़े नहीं, बड़ों से डरे नहीं। तो अगर ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। निकुल सर, एक और चीज़ मैं आपसे ज़रा पता करना चाहता हूँ। अभी इलेक्शंस की डेट आ चुकी है सर, आपको भी मालूम है अब 4 जून को रिजल्ट आएगा। मार्केट के पास ट्रिगर्स क्या हैं? अभी अर्निंग्स तो लेट है, वो तो 8-10 अप्रैल तक जाके शुरू होंगी, तो क्या अर्निंग्स को पहले में इतनी वेटेज थोड़ी देगा बाजार? तो मार्केट्स किस चीज़ पे भी चलेगा? डिम्पी जी देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मार्केट हमेशा उम्मीदों पे ही चलता है। और इस समय मार्केट की उम्मीद क्या है? मार्केट की उम्मीद ये है कि FY25 के अंदर इकोनॉमिक मोमेंटम चालू रहेगा। सरकार के बाद मोदी 3.0 के अंदर रिफॉर्म्स हैं, वह फर्स्ट 100 डेज़ के अंदर उनकी एकदम वी विल सी बिग रिफॉर्म्स। तीसरा, सबका यह मानना है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से जो FY25 में जो डैमेज हुआ था, FY24 में जो डैमेज हुआ था, वह शायद इतना नहीं हो। जो नेगेटिव बात है जिसको लेकर के मुझे लगता है बाज़ार अभी सोच नहीं रहा है, मगर सोचने लगेगा, क्योंकि इस साल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि समर मंथ्स आर वेरी हार्ड, और मार्च महीने के अंदर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड इंडिया टेम्परेचर्स आर गोइंग वेरी हाई। तो क्या यह साल फिर से मानसून की मार पड़ेगी? अगर यह साल फिर से मानसून की मार पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता मार्केट उसके लिए प्रिपेयर्ड है। तो हालांकि मानसून के बारे में बाजार अभी बात नहीं करेगा, मगर सीक्रेटली अगले 15-20 दिन में मेरे को लगता है कि वो IMD की भविष्यवाणी, समर मंथ्स, मौसम को लेकर के, बारिश को लेकर के, मुझे लगता है मार्केट के अंदर एक नैरेटिव जल्दी चालू होने वाला है। मगर इस हफ्ते की बात करें तो डिम्पी देखिए, इस हफ्ते क्या हो सकता है? आपका 3 वर्किंग डे हैं, उसमें एक F&O एक्सपायरी और ईयर एंड कंपल्शन है। जहाँ पर भी लोगों का भी स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर लॉस हुआ है, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक थोड़ी टैक्स प्लानिंग होगी, और सबको करनी चाहिए। अगर आप इस साल कोई शेयर जिसमें आपको लॉस, अगर आप बेचते हैं उसको, और उसको आप अप्रैल के अंदर लेते हैं, तो आपकी जो टैक्स प्लानिंग है, मुझे लगता है उसके अंदर आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो ऐसा नहीं करेंगे, मगर रिटेल इन्वेस्टर्स और HNI इन्वेस्टर जिनको टैक्स प्लानिंग की समझ है, मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में वो फैक्टर भी एट प्ले रहेगा। ठीक है निकुल सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा फिर से आपसे बातचीत करके। 2 पॉइंट हमने इस बार अच्छे से नोटिस कर लिए। पहला, छोटों से लड़े नहीं और बड़ों से डरे नहीं, ये तो पहला पॉइंट। और दूसरा, ये जो टैक्स प्लानिंग वाला आपने इससे पहले ही एक महाकुंभ किया है, तो मैं थोड़ा प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज दिन भर और पूरा 31 तारीख तक छोटे छोटे चंक्स ज़्यादा रिपीट जरा चलाएं, ताकि सबका बेनिफिट हो पाए इसमें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज फिर से आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलेंगे अपनी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के पास, जो कि तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर जिससे शेयरों पर एक्शन हो सकता है, हमारे साथ जुड़ गई हैं पूजा बताइए कौन सी रिपोर्ट्स आज होंगी क्रूशियल? जी सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक से। 2 रिपोर्ट्स आई हैं यहाँ पर। पहले तो गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 1915 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं, और एनालिस्ट के मुताबिक EPS कंपनी का निचले स्तरों पर है। आगे शेयर की री रेटिंग कंपनी के ग्रोथ पर निर्भर करेगी। और ऐसे ही कुछ रिपोर्ट CLSA की भी आई है HDFC बैंक पर। उन्होंने लक्ष्य 1650 रुपये प्रति शेयर का दिया आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। और यहाँ पर CLSA का भी कहना है कि आने वाले समय में बैंक के मार्जिन्स और मुनाफे में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। CLSA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया है, लक्ष्य 1133 रुपये प्रति शेयर का, और वो कह रहे हैं कि JLR सेगमेंट की ग्रोथ मोमेंटम आगे भी बनी रहेगी। टेलीकॉम सेक्टर पर UBS ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद FY25 में 10% टैरिफ की बढ़ोतरी संभव है। इस पे भारती एयरटेल पर UBS ने अपनी न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया है, 1010 से बढ़ाकर 1310 का दिया है। वोडाफोन आइडिया पर भी रेटिंग बिकवाली से बढ़ाकर न्यूट्रल की दी है, लक्ष्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति शेयर का दिया है। स्किपर पर इंक्रेड ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि एड की रेटिंग के साथ जो कवरेज है वो शुरू की है, और लक्ष्य देख रहे हैं 400 रुपये प्रति शेयर का। पावर यूटिलिटी पर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि टाटा पावर पर रेटिंग खरीदारी से घटाकर अंडर परफॉर्म की दे दिया है, लेकिन लक्ष्य बढ़ाया है 277 से 322 रुपये प्रति शेयर पर। और इसके अलावा NTPC, पावर ग्रिड, NHPC, BHEL पर भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग है।
इंडिगो पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। इसमें जेफरीज ने रेटिंग अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर होल्ड की दी है और लक्ष्य भी 2500 से बढ़ाकर 3434 रुपये प्रति शेयर का दे रहे हैं। और यूबीएस ने भी खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य जो है वो 3900 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं कंपनी पर। इसके अलावा पिडिलाइट पर जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें कि होल्ड की रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य है 2930 रुपये प्रति शेयर का। गोदरेज कंज्यूमर पर इन्वेस्टर की रिपोर्ट आई है जिसमें कि लक्ष्य बढ़ाया है 1281 से बढ़ाकर 1418 रुपये प्रति शेयर का किया है और खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखे हुए हैं। आखिर में बात करते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स की। यहाँ पर भी काफ़ी सारी रिपोर्ट आई हैं जो डायग्नोस्टिक कंपनी है उस पर। कोटक ने डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं, 1975 से बढ़ाकर 2360 का दिया है और मेट्रोपोलिस पर भी टारगेट बढ़ाया है कोटक की तरफ से, लक्ष्य 1500 से बढ़ाकर 1600 का दिया है। तो ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आज आई हैं जिस पर कि आज फोकस रहेगा। तमाम रिपोर्ट्स हैं, एक लंबी लिस्ट है, एक एक करके हम सारे रिपोर्ट्स पर अपने एक्सपर्ट्स का व्यू भी लेंगे कि आपके लिए शेयर में आज रणनीति होनी क्या चाहिए। लेकिन चलिए कुछ खबरों वाले शेयर जिस पर अभी चर्चा नहीं हो पाई है उसके बारे में जरा बातचीत कर लेते हैं। जोमेटो को लेकर खबर है कि ब्लिंकिट ने डिलीवरी चार्ज बढ़ाया है और कुछ जगहों पर डिलीवरी चार्ज में 20 से 40 रुपए की बढ़ोतरी की है। 20 से 40 रुपए बड़ा सिग्निफिकेंट होता है ये। जोमेटो 175 का भाव है, लगातार हम तेजी देख भी रहे हैं जोमेटो के शेयर में। रिपोर्ट्स भी कुछ अच्छे आए हैं जोमेटो को लेकर जहां पर 200 रुपए तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। सुनिए आप जरा जोमेटो चेक करके बताइए, 150 रुपए का भाव और एक पॉजिटिव खबर, क्या करना चाहिए शेयर में आज? जी अभिषेक जी, यहाँ पे अब जोमेटो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। 176 का एक रेजिस्टेंस है, अगर क्रॉस कर पाता है रेजिस्टेंस तो एक पोजिशनल बेसिस पे आप देख सकते हैं कि 200 लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। सो स्टॉक पे आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश लेवल पे अगर एंट्री करना हो तो अगर हल्की सी डिप एनीवेयर अराउंड 170 आपको नजर आता है तो वहां पे एक बार एंटर करने की कोशिश करना जरूर बेटर रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा और जो स्टॉप लॉस उस लेवल से आपको मेंटेन करना है फॉर अ पोजिशनल बेसिस 160 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। ठीक है, जोमेटो को लेकर ये व्यू। लेकिन एचडीएफसी बैंक पर 2 रिपोर्ट्स आई हैं और 2 रिपोर्ट्स में अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट भी थोड़े अलग अलग हैं और अगर हम व्यू की बात करें तो वो भी अलग है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी जो बाय की जो उनकी रिकमेंडेशन है उसको बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 1915 रुपये का। उनका मानना है कि ईपीएस फिलहाल ये निचले स्तर पर है, यहाँ से रिबाउंड की गुंजाइश को लेकर चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि शेयर की जो री रेटिंग है वो बैंक की ग्रोथ पर निर्भर करेगी और निफ्टी बैंक के मुकाबले शेयर के प्रदर्शन में सुधार दिखा है, इसको लेकर वो बुलिश हैं। हालांकि सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 1650 रुपए का, 1450 रुपए के आसपास के भाव हैं। उनका यह मानना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और मुनाफे में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है, इसके चलते टारगेट बहुत अग्रेसिव नहीं है सीएलएसए की तरफ से। और हमने देखा अक्सर कि बाजार जो है वो सीएलएसए के रिपोर्ट्स को ज्यादा तवज्जो देता है। हालांकि 1400 से 1500 रुपए की रेंज में हमने एचडीएफसी बैंक के शेयर को ऑसिलेट होते हुए उसके बीच में घूमते हुए हमने देखा है। वैशाली जी, आपसे व्यू चाहेंगे एचडीएफसी बैंक पर, आपकी रीडिंग क्या कहती है एचडीएफसी बैंक पर और यहां से करके क्या करना चाहिए? तो एक्चुअली एचडीएफसी बैंक देखे तो 1360 पे एक बॉटम आउट साइन दिख चुका है एंड ग्रेजुअली इट इज एलिवेटिंग द सपोर्ट लेवल्स। तो अभी हम देख रहे हैं 1400 का एक दूसरा सपोर्ट था और वहीं से हमने देखा कि स्टॉक अपवर्ड मूव दिख रहा है। सो आई वुड से नाउ सपोर्ट लाइज एट 1400 लेवल्स और क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो 1480। तो आई थिंक 1480 को क्रॉस करता है तो फिर आई थिंक इट इज आउट ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1520, 1600 एंड सो ऑन। तो मैं कहूंगी दैट 1400 के लेवल से अक्यूमुलेट जरूर किया जा सकता है। फिलहाल देयर इज नो ऑब्वियस स्ट्रेंथ के कुछ ट्रेंड रिवर्सल या कुछ कंसोलिडेशन में है और बेटर हो रहा है चार्टिकली। सो आई वुड से 1400 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक खरीदा जा सकता है। वन कैन गो एग्रेसिव अबाउ 1480। एक दो मैं खबरें और ले लेता हूँ। हालांकि मैं 2 खबर लेना चाहता रहा, मेरे को लगता है सृष्टि का एरिया डोमेन है इसलिए वो ज़रा अच्छे से पूछ पाएंगे। एक तो डॉक्टर रेड्डीज़ वाली खबर और दूसरा मारुति सुजुकी की खबर। सृष्टि फार्मा और ऑटोज दोनों कवर करती हैं। मैं इससे हटकर जो कंपनी में खबर आई हैं वो पता कर लेता हूँ। एक बार ज़रा वेल्सपन कॉप वाली खबर दिखाएँ तो 512 करोड़ रुपये का जो कॉन्ट्रैक्ट का करार किया है वो वाली खबर।
स्लाइन वाटर कन्वर्जन्स को लेकर आया। वेल्सपन कॉप 535 रुपये का शेयर है। एक बार सोनी चेक करना ये शेयर कितना ठीक लग रहा है ट्रेड के हिसाब से, पॉजिटिव खबर है इसके लिए। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे एक उसकी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट फॉर द डे अगर 545 को क्रॉस कर पाता है तो 570 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। उसके ऊपर अगेन आप एक अच्छे लेवल रैली टिल 600 लेवल्स भी देख सकते हैं। सो थोड़ा सा पोजिशनल आप उस लेवल पे देखिए, होल्ड कर सकते हैं। आज इंट्राडे के लिए 545 को एक बार क्रॉस करता है तो डेफिनेटली वहां से आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट बने हुए हैं, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप 520 पे इसको मेंटेन कर सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस। एक खबर रेलिगर एंटरप्राइजेस को भी लेकर है, हालांकि ये इन चीज़ों से धीरे धीरे करके निकल ही रहा है। खबर सिर्फ रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इनका फ्रॉड का जो स्टेटस था ना वो हटा दिया। जब आप पैसे देते हैं, आप एनसीएलटी के अंदर गए या फिर आपने कोई सेटलमेंट किया, धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ों को ठीक करते हैं, उनका पैसा देते हैं, तो बैंक्स ने जो टैगिंग की होती है या अलग अलग एजेंसीज ने जो टैगिंग की होती है सिर्फ उसको हटाया जाता है। ये एक फॉर्मेलिटी वाली खबर है, लेकिन हाँ सही समय पर आ जाती है, क्योंकि इस समय मार्केट के अंदर ऐसी खबरों की थोड़ी ज़रूरत है जहाँ पे अच्छी खबरें और मार्केट में वो शेयर रिएक्ट कर पाएँ। किरण सर एक बार ज़रा आप चेक करना रेलिगर एंटरप्राइजेस। रेलिगर एंटरप्राइजेस की डेली चार्ट अगर हम देखें तो स्टॉक कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। साथ ही साथ प्रीवियसली हमने देखा था कि जिस तरह से 280 के आसपास के हाई बनाए थे, वहां से कंटिन्यूअसली एक डाउनफॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। उसके जो बॉटम बने थे वो भी कहीं ना कहीं 210 के आसपास बने थे। इस बार भी हम देख रहे हैं कि 210 208 के आसपास मल्टीपल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, और जैसे हमने बात की 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना है, तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 210 के नीचे का आप मेंटेन कीजिए। अगर 210 होल्ड रहता है तो देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में वापस 240 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, 210 के स्टॉप लॉस से करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है, रेलिगेयर को लेकर आपके लिए ये राय, पर इस बीच कई सारे फार्मा और ऑटो काउंटर्स भी आज फोकस में रहेंगे। एक बार मारुति सुजुकी पे वैशाली, क्योंकि आप ये काउंटर ट्रैक कर ही रही थी, एक बार इस पे कुछ लेवल्स जो कि ध्यान में रखने हैं वो बता दीजिए, क्योंकि कुछ कारों का इन्होंने रिकॉल किया है, क्योंकि मारुति सुजुकी आज फोकस में ज़रूर रहेगा। कोई लेवल्स जो कि यहाँ पे ध्यान रखने हैं? सो आई वुड से पहले 11,300 से हम ट्रैक कर रहे थे बाय के लिए। आई थिंक अब अगर बाय करना चाहेंगे तो आई थिंक सपोर्ट इज नाउ एट 11,800। सो ये स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है 11,800, और फिर वहां से हम देख रहे हैं कि दोबारा एक अच्छी सी एक बुलिश कैंडल बनी है एंड इट्स सस्टेनिंग अबाउट 12,000 लेवल्स। तो आई थिंक ये होल्ड करिए। बाइंग के लिए मैं अभी मौके नहीं कहूंगी 11,800 जैसे कि मैंने कहा, बट जिन्होंने लिया है वो जरूर होल्ड करिए। 12,800 के नेक्स्ट टारगेट दिख रहे हैं। ठीक है, तो मारुति सुजुकी 11,800 एक अच्छा स्तर है री एंट्री का। और साथ ही कंपनी की खबर की बात करें तो लगभग 15,000 गाड़ियां जो हैं कंपनी ने रिकॉल की हैं कुछ डिफेक्ट के चलते। तो इसके लिए थोड़ा इस पे फोकस हम ज़रूर रखेंगे, पर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर ये नहीं है, तो इसीलिए वैशाली अभी भी अपना पॉजिटिव नज़रिया बरकरार रखी हैं। आज जो कि फार्मा स्पेस से काउंटर्स फोकस में रह सकते हैं वो हैं डायग्नोस्टिक के काउंटर्स, क्योंकि यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है। कई समय बाद जो है हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई है सारी डायग्नोस्टिक कंपनीज़ में। कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है कि चौथी तिमाही में भी अब कंपनीज़ जो हैं वो प्राइस हाइक लिया है। मेट्रोपोलिस और साथ ही मैक्स हेल्थ केयर की जो सब्सिडरी है उन दोनों ने प्राइस हाइक्स लिया है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि जिस तरीके का कंपटीशन हमने ऑनलाइन प्लेयर्स के चलते आते हुए देखा था, कहीं ना कहीं ये कंपनीज जो हैं इनको भी अपने थोड़े प्राइसेस जो हैं कंट्रोल में रखने पड़े थे ताकि ये वॉल्यूम्स पे प्ले कर पाएं। और अब वॉल्यूम्स का सपोर्ट मिल रहा है और प्राइस हाइक फिर से वापस आ रहा है, और इसीलिए उन्होंने डॉक्टर लाल को रेटिंग अपग्रेड की है। यहाँ पे ऐड की रेटिंग दी है, लक्ष्य बढ़ा के 2360 का कर दिया है। मेट्रोपोलिस पे भी लक्ष्य बढ़ा के 1600 का कर दिया है। और ये दोनों पे ही किरण एक बार आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे, क्योंकि कुछ दिनों से, पिछले 2 से 3 दिनों से एक प्राइस एक्शन ज़रूर बन रहा था। तो आज के लिए डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस पे आपका क्या नज़रिया होगा? सो मेट्रोपोलिस की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था कहीं 1500 के लेवल के आसपास। वो लेवल के आसपास ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 1800 तक गया। हालांकि वहां पे वापस एक रेजिस्टेंस फेस हुआ और वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है।
इस करंट जंक्चर पे अगर आप देखोगे तो 20 दिन, 100 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। और डेली चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो कहीं ना कहीं कोई भी गिरावट आती है इसमें 1550 तक, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। तो एक एक्यूमुलेशन जोन है 1550 से लेकर 1580 तक का। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 1540 के नीचे का मेंटेन करना है, और आप एक लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपर में इमीडिएट लेवल पे हम 1700 तक के टारगेट देख रहे हैं। जैसे 1700 का लेवल क्रॉस होगा, वापस उसकी जो प्रीवियस हाई है 1880, वहां तक ये स्टॉक जाने की गुंजाइश रखता है। और अगर डॉक्टर लालपैथ की हम बात करें तो डॉक्टर लालपैथ थोड़ा वीक हो चुका है। अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को भी उसने ब्रेक कर दिया है और एक स्टीप फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालांकि डेली चार्ट के ऊपर एक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई है और उसके चलते लास्ट 3 दिन से हम एक फॉलोअप बाइंग भी देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर लालपैथ से ज्यादा बेटर हमको मेट्रोपोलिस लग रहा है। सो डॉक्टर लालपैथ में हम वेट एंड वॉच कह रहे हैं, लेकिन मेट्रोपोलिस में आप करंट मार्केट प्राइस या कोई भी गिरावट से बाई कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर लाल पैथलैब से बेहतर है मेट्रोपोलिस का शेयर। किरण का ये व्यू। सोनी, यूनो मिंडा पर एक व्यू आपसे चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा अग्रीमेंट किया है स्टार चार्ज के एनर्जी के साथ ईवी के चार्जर के लिए। और स्टार चार्ज जो है वो एक ग्लोबल दिग्गज कंपनी है, करीब करीब 67 देशों में कारोबार करती है, और उसके लिए उसके साथ ये करार हुआ है। और इस पर एक ना नोमुरा की रिपोर्ट भी आई है। नोमुरा का ये कहना है कि कंपनी का जो रिकॉर्ड है नए सेगमेंट में उतरने का, वो बड़ा ही दमदार रहा है। 820 रुपए का टारगेट दिया है नोमुरा ने, और बाई की जो रेटिंग है बरकरार रखा है। ईवी पैसेंजर कार सेगमेंट में जो एग्रीमेंट किया है कंपनी ने, उसको काफी एनकरेजिंग बता रहा है नोमुरा। आपकी रीडिंग क्या कहती है यूनो मिंडा को लेकर, और क्या करना चाहिए शेयर में आज तेजी अगर होती है तो? देखिए, अगर आज 655 को क्रॉस कर पाता है तो डेफिनेटली वहां से एक बार 680 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। 680 काफी क्रूशियल है, उसको अगर ब्रेक कर पाता है तो ही जाके आपको एक फर्दर अपसाइड एक्सटेंडेड रैली टुवर्ड्स 710 720 रेंज को भी टेस्ट कर सकता है। तो लेवल्स वॉच करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्रूशियल सपोर्ट उसका बैठ रहा है जाके 600 610 के रेंज में। सो फ्रेश एंट्री मत कीजिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर रेजिस्टेंस क्रॉस कर पाता है तो ही आप वहां पे एंटर कर सकते हैं फॉर द एक्सटेंडेड अपसाइड रैली। ठीक है, यूनो मिंडा पर ये व्यू। जेएम फाइनेंस और आईएफएल फाइनेंस, ये दोनों के दोनों शेयर आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि रेगुलेटरी एक्शन तो लिया ही था आरबीआई ने। लेकिन अब क्या है कि एक और चीज निकल के आई है। आरबीआई ने कहा है कि वो इन दोनों कंपनीज का स्पेशल ऑडिट कराएगा। रेगुलेटरी जो भी गड़बड़ियां पाई गई हैं उसकी थोड़ी सी और छानबीन करने को लेकर, कि लैप्सेस कहां पर हो रहे हैं, कहां पर नियमों को फॉलो नहीं किया गया है। तो थोड़ा सा और डीप डाइव होगा इसमें। जेम फाइनेंशियल और आईएफएल फाइनेंस, इन दोनों शेयरों पर वैशाली जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, आपका क्या टेक है? So let's wait and watch because JM Finance हम देखे हैं that 114 115 से वन वे गिरा है। फिलहाल एक सपोर्ट पे है 74 लेवल्स। अगर ये 74 73 लेवल्स डिसाइसिवली ब्रेक होते हैं तो आई थिंक दोबारा 68 67 की तरह फ्री टेस्ट कर सकता है। तो आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच। मे बी इट इज ऑल प्राइस्ड इन, या तो फिर अगर फ्रेश सेलिंग आता है तो आई थिंक इट कैन गो टुवर्ड्स 65 68 लेवल्स। और IIFL ऑल्सो सिमिलर पैटर्न ही है। फिलहाल एक काफी करेक्टिव मूव आ चुका है राइट फ्रॉम आई थिंक 650 लेवल्स, और अब अभी ये स्टॉक बिलो 400 लेवल्स है। सो आई थिंक करंटली इट इज एट सपोर्ट लेवल, बट दोबारा और भी सेलिंग आ सकती है तो ये ट्रेंड और भी करेक्टिव हो सकता है। इट कैन गो टुवर्ड्स 300 to 80 तक। एक शेयर में और दिखाना चाहता हूँ विशाली, जरा आप ही चेक कीजिएगा, आपको अगर पसंद हो तो फिर बताइए उसमें कैसे ट्रेड करना है। वो शेयर का नाम है दीप इंडस्ट्रीज। मेरी जरा स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं, जरा वो भी दिखाइएगा। एक बढ़िया इस चैनल का ब्रेकआउट इसके अंदर होता हुआ हमको दिखा है, और इस चैनल ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। एक बार जरा आप दिखाएं तो आपको थोड़ा और पता लगेगा मेरी स्क्रीन से। विशाली, ये चला जाएगा 320 330? वेरी लाइकली, बिकॉज जैसे कि देखें आप बुलिश कैंडल तो जरूर बनी है, वॉल्यूम का भी एक एक्सेप्शनली थोड़ा हाई है, अबव एवरेज है। तो आई थिंक एक बार ये 300 लेवल्स को क्रॉस करता है तो 320 लेवल्स मिल सकते हैं जरूर। ठीक है, एक और शेयर भी लेते हैं जो इस सीरीज के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। क्या अगली सीरीज के अंदर भी चल सकता है? उस शेयर का नाम है इंडस टावर। एक बार जरा इंडस टावर पे सोनी आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। इंडस टावर आपको ठीक लग रहा है शेयर?
जी डिम्पी जी, इंडस टावर पे भी काफी अच्छे से एक रोल ओवर्स होते हुए नजर आ रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉन्ग के साइड में ही टिल्टेड है। यहाँ पे हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया है एंड काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। सो मेरे ख्याल से पोजिशनल अगर कोई देखेंगे तो 300 लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है, बट ये पोजिशनल प्ले रहेगा। काफी मल्टीपल सपोर्ट है, 250 का एक अच्छा सपोर्ट है। जितना सपोर्ट के पास आप इसको बाय करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए उतना फेवरेबल बनते जाएगा। सो 250 सपोर्ट, 300 एक बार टेस्ट कर सकता है खुश। ठीक है, 300 एक बार ये टेस्ट कर सकता है और 320 तक भी जा सकता है। एक्चुअली इसके ना बहुत ही बढ़िया दो डाउनवल चैनल्स का ब्रेकआउट इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और टिपिकली 320 तक, यानी कि यहाँ तक तो जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। इसलिए इसको सीरीज टू सीरीज मार्क करना, इसको पर डे मार्क मत करना। और ये बढ़िया एक अच्छा बढ़िया फ्लो दिखा रहा है। आप यहाँ से देखो, एक भी कैंडल आपको रेड नहीं दिखेगी। 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स हो गए बैक टू बैक ग्रीन से। तो ये एक अच्छा फ्लो है इसके पास और ये बढ़िया सीरीज टू सीरीज का एक प्ले हो सकता है 300 350 तक के टारगेट के लिए। 9 बज चुके हैं और शरद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने शेयर्स लेके, जिसको हम नवरत्न शेयर्स कहते हैं। शरद, वापस से गुड मॉर्निंग, जरा बताइए आज के नवरत्न शेयर। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले जो है मैनकाइंड फार्मा फोकस में रहेगा। ब्लॉक डील हो सकती है आज, जहां पे बी इन्वेस्टर क्रिस कैपिटल की आर्म जो है लगभग 3% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका वैल्यू लगभग 2500 करोड़ का है। डिस्काउंट पे लगभग 5% पे आ सकता है। उनो मिंडा के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। उन्होंने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है स्टार चार्ज के साथ। ये ग्लोबल प्लेयर है, ईवी कार की जो वॉल चार्जर्स है उनको लेके। अभी एग्रीमेंट में मैन्युफैक्चर और सेल करने वाले कंपनी ईवी सप्लाई इक्विपमेंट भारत के मार्केट्स में। तीसरा स्टॉक रहेगा जोमेटो फोकस में। यहाँ पे जो उनकी आर्म है क्विक सर्विस की ब्लिंकिट, वो फोकस में रहेगा। यहाँ पे हम चैनल चेक्स किया तो मुंबई मार्केट और एनसीआर मार्केट, इन दोनों मार्केट्स में जो है थोड़ी डिलीवरी चार्जेस की बढ़ोतरी देखने मिली। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 11 रुपये से 35 रुपये तक जो है डिलीवरी चार्जेस बढ़ी है। और इसका जो इम्पैक्ट आता है एबिटा, स्पेशली जो अर्निंग्स पे, ऑफकोर्स जो है वो लगभग 3% का गेंस देखने मिल सकता है जोमेटो के अर्निंग्स पर। वही ब्लिंकिट का तो ये आंकड़ा ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा। ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे क्यूपिड ने विड्रॉ कर दिया अपनी डिसीजन पे इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में। हाल ही में 13% स्टेक क्यूपिड के प्रमोटर्स ने खरीदारी की थी फरवरी के महीने में। तो ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। जेएमएल फाइनेंस और आईएलएफएल फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। आरबीआई जो है एक स्पेशल ऑडिट करने वाली है रेगुलेटरी ब्रीचेस को लेके, और हमें पता है आईएलएफएल फाइनेंस को गोल्ड लोन पे पाबंदी लगी थी और कुछ जो फंडिंग्स होती है उसमें जो है कुछ पाबंदी लगी थी आपके जेएम फाइनेंशियल के प्रोडक्ट्स में। लुपिन भी अपनी जो जेनरिक बिजनेस है भारत की जो ट्रेड वाली, उसको जो है बिकवाली करेंगे अपनी होली ओन आर्म्ड लुपिन लाइफ साइंसेस को। एक टाइप से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहेंगे। इसका जो वैल्यू है लगभग 100 से लेके 120 करोड़ रुपए तक है। अदानी पोर्ट्स हमारा 7वां स्टॉक रहेगा। यहाँ पे उन्होंने 95% स्टेक एक्वायर की है गोपालपुर पोर्ट की, लगभग 1350 करोड़ रुपए के लिए। ये एसपी ग्रुप और ओडिशा स्टीव डोर्स की कंपनी है। हमारा 8वां स्टॉक रहेगा बिग बोल्ड ब्रोकरेज और फोकस में रहेगा स्किपर। इनक्रेड ने जो है इनिशिएट किया ऐड के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 400 रुपीज़ पर शेयर। और उन्होंने कहना है कि जो डोमेस्टिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो उनकी बिज़नेस है वो 2 साल के बाद एक रिबाउंड ले रही है। स्लो डाउन के बाद अब जो है उछाल आ रहा है। और जो ऑर्डर पाइपलाइन है उसके कारण जो विजिबिलिटी है रेवेन्यू की आने वाले क्वार्टर में वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमने याद रखेगा लास्ट वीक हमने खबर सेगमेंट में भी लिया था स्किपर को कि एक बड़ी ऑर्डर आ सकती है आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से। इसके अलावा खबर में हमारा आखिरी स्टॉक वो है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल। इनको एक बड़ी लार्ज ऑर्डर आ सकती है मिडिल ईस्ट से ऑयल गैस सेगमेंट के लिए। ऑफकोर्स ये 2 या 3 फेजेस वाली प्रोजेक्ट रहने वाली है और अप्रैल में यहाँ पे साइनिंग देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल ये कॉन्ट्रैक्ट जो है गैस पाइपलाइन के लिए जो इंडस्ट्रियल यूनिट के जो है सराउंडिंग्स में बनता है। तो ये 9 स्टॉक्स है जो आपके रडार में रहने चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो कई सारे काउंटर्स पे रहेगी नज़र। स्किपर इंडिया यहाँ पे भी दिखेगा एक्शन, और साथ ही कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पे भी अपनी नज़र रखिए। यहाँ पे भी खबर के दम पे हम एक्शन ज़रूर देखेंगे। पर चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दें कि ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया की फ़िलहाल क्या राय बन रही है पावर काउंटर्स पे, और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ दिख सकता है एक्शन, कहाँ रखनी है आपको नज़र, अब वो समझते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है तो मार्केट हमेशा उम्मीदों पे ही चलता है। और इस समय मार्केट की उम्मीद क्या है? मार्केट की उम्मीद ये है कि FY25 के अंदर इकोनॉमिक मोमेंटम चालू रहेगा।
सरकार के बाद मोदी 3.0 के अंदर रिफॉर्म्स हैं, वह फर्स्ट 100 डेज के अंदर उनकी एकदम वी विल सी बिग रिफॉर्म्स। तीसरा सबका यह मानना है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से जो FY25 में जो डैमेज हुआ था, FY24 में जो डैमेज हुआ था, वह शायद इतना नहीं हो। जो नेगेटिव बात है जिसको लेकर के मुझे लगता है बाज़ार अभी सोच नहीं रहा है, मगर सोचने लगेगा, क्योंकि इस साल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि समर मंथ्स आर वेरी हार्ड, और मार्च महीने के अंदर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड इंडिया टेम्परेचर्स आर गोइंग वेरी हाई। तो क्या यह साल फिर से मानसून की मार पड़ेगी? अगर यह साल फिर से मानसून की मार पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता मार्केट उसके लिए प्रिपेयर्ड है। तो हालांकि मानसून के बारे में बाजार अभी बात नहीं करेगा, मगर सीक्रेटली अगले 15-20 दिन में मेरे को लगता है कि वो IMD की भविष्यवाणी, समर मंथ्स, मौसम को लेकर के, बारिश को लेकर के, मुझे लगता है मार्केट के अंदर एक नैरेटिव जल्दी चालू होने वाला है। मगर इस हफ्ते की बात करें, देखिए इस हफ्ते क्या हो सकता है। आपका 3 वर्किंग डे हैं, उसमें एक FNO एक्सपायरी और ईयर एंड कंपल्शन है। जहां पर भी लोगों को भी स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर लॉस हुआ है, मुझे लगता है कि वहां पर एक थोड़ी टैक्स प्लानिंग होगी और सबको करनी चाहिए। अगर आप इस साल कोई शेयर जिसमें आपको लॉस, अगर आप बेचते हैं उसको और उसको आप मार्च अप्रैल के अंदर लेते हैं, तो आपकी जो टैक्स प्लानिंग है, मुझे लगता है उसके अंदर आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वैसा नहीं करेंगे, मगर रिटेल इन्वेस्टर्स और HNI इन्वेस्टर जिनको टैक्स प्लानिंग की समझ है, मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में वो फैक्टर भी एट प्ले रहेगा। ट्रेड में 3 साल से सुन रहा हूँ कि भाई चाइना सस्ता है, चाइना में पैसा लोग बना सकते हैं, मगर नाउ मोर एंड मोर FIs आर गेटिंग कन्विंस्ड दैट चाइना के अंदर ग्रोथ को लेकर के अभी भी समझना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट, सेकंड, अगर आप चाइना में निवेश कर रहे हैं इस समय, तो आपको चाइना के अंदर निवेश करना इजी है, मगर आपको पॉलिसी की वजह से निवेश के बाद पैसा निकालना वहाँ पर बहुत मुश्किल है। और तीसरा, चाइना को लेकर के हम देख रहे हैं कि जो सरकार की जो रणनीति रही है, जहाँ पर उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में चेंजेस करे हैं, फिनटेक में चेंजेस कर रहे हैं, उसकी वजह से FIs को काफ़ी मार पड़ी है। तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान से निकल करके जाएगा। देखिए चाइना का MSCI में बड़ा वेटेज है, तो जब ग्लोबल पैसा आता है चाइना में ज़रूर जाता है, मगर जो पैसा है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली इंडिया में आ रहा है। चाइना का वेटेज MSCI में 20 से ज़्यादा है, इंडिया का वेटेज जो 13-14 था बढ़ के अचानक ऊपर जा चुका है। तो चाइना को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि हमें इतना सोचना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से एक रणनीति सिंपल होनी चाहिए कि आप डोंट fight the fall in small cap stocks and don't be scared to buy large cap stocks. स्मॉल कैप स्टॉक्स में लड़े नहीं और लार्ज कैप स्टॉक्स से डरे नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जब भी हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करते हैं, लोगों को लगता है अरे भाई ये तो बड़ा स्टॉक है, बड़ी गिरावट आएगी, और स्मॉल कैप स्टॉक्स अरे ये तो जी छोटे हैं, 2 डिजिट और 3 डिजिट स्टॉक से कितने गिरेंगे, हम उनको लेते रहेंगे। मेरे हिसाब से उल्टी रणनीति होनी चाहिए, लार्ज कैप से ना डरें और स्मॉल कैप से ना लड़ें। ओके, तो स्मॉल कैप स्टॉक से लड़ना नहीं है और लार्ज कैप स्टॉक से डरना नहीं है, ये एक बड़ा टेक अवे निकुंज तालमिया जी की तरफ से। पर चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के पास फिर से चलेंगे, और इस बीच स्वागत करना चाहेंगे हमारे 2 और खास मेहमानों का जो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही खुश बोरा अब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। एंड चंदन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कुछ ही समय बचे हैं मार्केट खुलने में, उससे पहले क्या रहेंगी आपकी कॉल्स, कहाँ पे है आज के लिए आपकी नज़र? देखिए ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो हम बाय ऑन डिक्लाइन पे व्यू रखेंगे। इवन लास्ट वीक भी हमारा व्यू था कि कोई भी डिप आएगा उसमें खरीदारी होगी और निफ्टी कहीं ना कहीं 22,222 तक का सफर तय करेगा। अगेन वापस बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू रखेंगे, सपोर्ट रहेगा वो 21,880 रहेगा, ऊपर में 22,350 के टारगेट के लिए। स्टॉक वाइज बात करें तो एक हमारा प्रेफर्ड नेम है पिछले लगातार 8-10 दिनों से, वो है मारुति। निफ्टी ऑटो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं और मारुति वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। कोई भी हल्का सा डिप पे हम इसको खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे है, 12,000 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 12,800 12,900 के टारगेट के लिए। दूसरा ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल, काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिला है। 15-17 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, डबल बॉटम्स यहाँ पे बने हैं, वीकली सेटअप काफी अच्छा है, तो अपोलो हॉस्पिटल पे खरीदारी की सलाह। 6,230 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 6650 के टारगेट। सो निफ्टी बाय ऑन डिप 21,880 का मेजर सपोर्ट, और मारुति एंड अपोलो हॉस्पिटल 2 स्टॉक्स रहेंगे खरीदारी के लिए। कैप स्पेस में से चंदन की नज़र है मारुति और अपोलो हॉस्पिटल्स पे, दोनों में ही बाय के मौके ढूंढे और उससे जुड़े टारगेट और स्टॉप लॉसेस भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। कुश, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आपकी कॉल्स आज के लिए?
जी हाँ सृष्टि, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, टू ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, हमें भी लग रहा है यहाँ बाय ऑन डिप की रणनीति काम करेगी, बिकॉज जिस तरह से ऑप्शंस डेटा और टेक्निकल सेटअप है, आई थिंक 22,000 के नीचे जहाँ निफ्टी ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे हम एक रिबाउंड आते हुए देखें ड्यूरिंग द डे। बैंक निफ्टी पे भी हमें लग रहा है कि एक रिबाउंड ट्रेड बिल्कुल बनता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। इसी के चलते दो कॉल्स हैं और दोनों ही ऑन द बाई साइड है। पहला कॉल है हमारा कैनरा बैंक पे। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए आप प्ले कर सकते हैं। the near term targets for Canara Bank will be 585 and 595, 565 को अपना स्टॉप लॉस लेके चले। डिफेंस सेक्टर्स में HAL में अगर आप देखें तो जो फॉल आया था उसकी रिकवरी भी काफी फास्ट हुई है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक में क्लोजिंग दी थी। आज भी एक हल्का सा ही सही बट एक गैप अप ओपनिंग बता रहा है, तो ये मोमेंटम जारी रह सकता है। HAL में 3250 3325 के टारगेट से बाय करें, 3090 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। HAL यहाँ पे रखनी है नज़र, खरीदारी की राय कुश की तरफ से। पर देखिए इस बीच मार्केट सेटल हो चुका है। डिम्पी एक नेगेटिव शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं हम। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही लाल निशान में फिलहाल दिख रहे हैं। आज के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति, कौन से लेवल्स पे ध्यान रखें, क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी? मैं दोनों के पॉइंट एक एक करके क्लियर करता हूं। पहले आते हैं निफ्टी पे। 22,000 के हम नीचे खुल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पहला पॉइंट, हमको फिर से 22,000 की जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि पहले हम किसी तरह से 22,000 पे बचाएं। और ये जिस लेवल पे हम खोल रहे हैं ना, ऑलमोस्ट ये 50 दिनों के एवरेज का लेवल भी है। तो यहाँ पर आके थोड़ा सा आपको मार्केट के अंदर एक पुल बैक आना चाहिए। इतना डैमेज नहीं था जितना आपको SGX निफ्टी पे दिख रहा था, उससे कहीं ज़्यादा पॉइंट्स आपको ये फ्रीज लेवल पे दिख रहे हैं। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर थोड़ी भी रिकवरी आ जाए और हम 22,000 के ऊपर आ जाए तो आप एक सेफ लाइन के ऊपर आ जाओगे। ये कुछ लक्ष्मण रेखा जैसा काम हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। इसके आगे और इसके पीछे अभी तो कोई ट्रेड नहीं दिख रहा। फिलहाल आप लक्ष्मण रेखा को पहले क्रॉस करें, तो इसलिए रुक जाना। एवरेज करने के लिए हमेशा हमने आपको मना किया है, पिछले 10-15 दिनों से मना कर रहे हैं कि मार्केट आपको सिर्फ जॉल्ट कर रहा है, हिला रहा है, शेक कर रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा। लेवल्स पे आप वहीं के वहीं खड़े हो। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो 15 दिन पुराने लेवल्स उठा के देख लो और आज के लेवल चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा साफ साफ। तो फिलहाल अभी आप होल्ड करके रखो। सीरीज का स्टॉप लॉस 21,800 लगा के रखो और 22,200 का लगा रखना। नो एवरेजेस, नथिंग, शांति से बैठे रहो। 22,000 के ऊपर देखेंगे, कुछ समझ में आएगा तो फिर ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पे। आपने लगे हाथ मेरे से बैंक निफ्टी के बारे में पता कर लिया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 46,500 के ऊपर ये खुल रहा है। ये पहला पड़ाव है 46,500 जिस पे रोकेगा। ये टेक्निकली इंपॉर्टेंस रखता है, मैं बोलूँगा उसकी रेशो थोड़ी कम है, ऑप्शंस के हिसाब से इसकी रेशो थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए 46,500 के ऊपर आपके पास एक 200-250 पॉइंट का रास्ता है 46,800, जहाँ पर आप लास्ट बंद हुए थे। तो बाजार सिर्फ यही करेगा आज पहले में, अगर वो करा तो। और मेरे को लग रहा है ये उसकी अचीवमेंट भी होगी कि जो डैमेज उसने ओपनिंग में किया अगर वो भर देना, तो आप ये समझ लेना कि बाजार ने आज बहुत अच्छा काम किया है। और 46,800 आपका पहला टारगेट और 47,000 मेरे को लगता है इस सीरीज तक का भी आपको टारगेट लगा के रखना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको 2 चरणों में रखने होंगे। पहला 46,500 गया तो 300 गया तो फिर 40,000। तो ये आपके लिए एक ट्रेड बनता है। एवरेजेस, नो फ्रेश बाइंग, अभी थोड़ा रुकना होगा, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 37 सेकंड्स ही रह गए हैं बाजार ओपन होने में, तो मैं जरा जल्दी से कुछ एक पॉइंट्स पे आपको नोटिस कराता हूं कि आज मार्केट ओपन कर कैसे रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी मोटा मोटी चेक कर लिया। HDFC आज खोल रहा है 1% नीचे, दिखाओ जरा स्क्रीन पे HDFC। रिलायंस खोल रहा है आज 20 रुपये नीचे। तो दो मेजर प्लेयर HDFC और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये उतने स्ट्रॉन्ग नोट पे नहीं खुल रहे हैं। ठीक जी, दूसरा पॉइंट, बाजार के अंदर आज बढ़त कौन कौन सा शेयर्स पहुंचाएगा, जरा मैं वो दिखाता हूँ। HDFC लाइफ, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ एक शेयर्स हैं। इसमें लीडरशिप क्वालिटी किसी भी शेयर में नहीं है, आइशर में भी नहीं है। ठीक, और अगर आप वीक काउंटर्स देखेंगे, SBI लाइफ, ब्रिटानिया, पावर ग्रिड और टाटा कंज्यूमर, वीक काउंटर्स में भी लीडरशिप क्वालिटी किसी में नहीं है। इसलिए दो मेजर काउंटर्स पे ही हमारा फोकस था, जो मैंने आपको शुरुआत में नोटिस करवा दिया। स्क्रीन पे देखिए 950 शेयर आपको एडवांसेस के साथ दिख रहे हैं, 663 शेयर इस समय डिक्लाइंस दिख रहे हैं। कांटे की टक्कर चल रही है। 22,000 वापस मार्केट ने रीगेन कर लिया और मैं बोलूँगा ये बहुत अच्छा काम किया है कि उसने 22,000 के ऊपर अपने आप को टिका लिया। जितना 22,000 के ऊपर रहेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि हम ऊपर की तरफ आएंगे और आपके पास एक रूम भी हो जाएगा, कंफर्ट जोन भी होगा, नहीं तो फिर आप नीचे डरते रहोगे। फिलहाल 45-40 पॉइंट है। मैं कोई भी सौदा भी पंच नहीं करूंगा, मैं थोड़ा और वेट करूंगा कि सेटल डाउन हो जाए। लेवल्स आना अलग बात है, टिकाना अलग बात है। जरा स्क्रीन पर दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही दिखाइए HDFC बैंक। ये आप देख पा रहे होंगे 46,750 बैंक निफ्टी आ गया।
इसने भी वही काम किया कि 46,500 को टिका दिया और थोड़े कंफर्ट जोन में लेके आया है। लेकिन मेरे को बैंक निफ्टी से थोड़ी उम्मीद ज़्यादा है और थोड़ी उम्मीद कम भी है। उम्मीद कम मेरे को रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 68% तो रोल हो ही गई हैं पोजीशंस, तो फिर आपको बचा क्या है रोल करने के लिए? सिर्फ 20%। तो 20% में आप कितना ऊपर नीचे कर लोगे? लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ में जो रोल हुआ है, मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि शायद लॉन्ग साइड पे रोल हुआ होगा। अभी मैंने पूरी तरह से चेक नहीं किया है, तो इसलिए बैंक निफ्टी के लिए आज वॉच मेरी लिस्ट में रहेगा। आ जाते हैं जरा आप तेज़ी और मंदी वाले शेयर जरा स्क्रीन पे दिखाते जाइएगा। HDFC लाइफ, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, आइशर और SCL टेक, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में स्पीड पकड़ते हुए दिख रहे हैं और वीक काउंटर्स भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर जैसे शेयर, इन सब में करीब 1.5-2% तक की गिरावट आपको दिख रही होगी। ऑटो काउंटर्स थोड़ा वापस से दिखाइएगा, या दो वजहों से। एक तो ऑटो सेल्स के नंबर आने हैं और दूसरा इस बार के जो रोल ओवर के नंबर जा रहे हैं वो ऑटो के लिए काफ़ी पॉजिटिव जा रहा है। और तीसरा जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे तो इस बार ऑटो के अंदर काफ़ी दम दिखेगा। दिखाइए आप जरा स्क्रीन पर टाटा मोटर्स, दिखाइए जरा स्क्रीन पर मारुति, दिखाइए जरा स्क्रीन पर आइशर मोटर, अशोक लीलैंड, ये कुछ एक शेयर सारे दिखाइए। अमूमन आपको ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में दिखेंगे जो भी फायर किए जा रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा पे भी ब्लॉक लगने की जो खबर थी आज, वो आपको मार्केट में दिख रही है। नीचे आप देख पा रहे हैं कि 2-2.5% हाथ बदला हो रहा है। शेयर्स की क्वांटिटी के हिसाब से करीब 1 करोड़ प्लस शेयर हैं और मैनकाइंड फार्मा पे हमने नीचे जो है खबर उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दिया है। मार्केट थोड़ा सेटल करने की कोशिश कर रहा है, 22,000 के ऊपर टिका दिया लेकिन अभी चला नहीं रहा। थोड़ा वेट करो, देखते हैं आगे की पोजीशंस कैसे बनती हैं। ये दोनों लेवल जो मार्केट ने कॉन्कर कर रखे हैं 45,500 और 22,000 के, ये क्रिटिकल सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। ये मेरे को सिर्फ कहना है। हीट मैप स्क्रीन पे लेके आइए और उसके बाद फिर सृष्टि आपको छोटे मझोले शेयर्स बता देंगे। अभिषेक फिर आपको ये बताएंगे कि आज के कौन से ट्रेड बनते हैं जिस पे सौदे लिए जा सकते हैं। हीट मैप इस बीच आपको दिखा दें, यस ये हीट मैप है। आप देख पा रहे हो मेजोरिटी हिस्सा आज आपको हरे निशान में दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज बाजार में अभी तक हरा निशान आया नहीं है इंडाइसिस पे, वो दो बड़े शेयरों की वजह से नहीं आ रहा। वो आपको पता है, मैंने आपको नोटिस करवा दिया। रिलायंस और HDFC, उनकी वेटेज इतनी ज़्यादा, करें क्या? अब वेटेज से तो जूझना पड़ेगा बॉस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं 12 शेयरों की स्क्रीन होती है, इसमें से करीब आपको 4 और 3 7-8 शेयर अभी भी आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। 4-5 शेयरों के अंदर नुकसान अभी आपको दिख रहा होगा। नुकसान और बढ़ने वाले रेशो आप चेक करेंगे ना परसेंटेज में, तो दोनों में 2-2% है। और दोनों ही शेयर्स की क्वालिटी चेक कर लो, दोनों में लीडरशिप क्वांटिटी नहीं है। ना ही HDFC लाइफ बाजार को धुआं उड़ा सकता है, ना ही पावर ग्रिड बाजार को बहुत नीचे रसातल पे लेके जा सकता है। तो मेरा मानना है कि बाजार एक रेंज में रहेगा। अभी थोड़ा और पकने की ज़रूरत है। अगला आधा घंटा बहुत क्रिटिकल है मार्केट के लिए। जिस तरफ जाएगा ड्रैग करता हुआ जा सकता है, एक्सपायरी फैक्टर काम करेगा। ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए नोटिस करवा दी हैं। सृष्टि आपको छोटे मझोले शेयर्स बता रही हैं, फिर अभिषेक आपके लिए सौदे रखेंगे। तो अगर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो लगभग सपाट शुरुआत के बाद थोड़े से अपने जो गेन्स हैं वो बिल्ड ऑन करते हुए दिख रहे हैं, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। नजर रखिए स्किपर इंडिया पे, यहाँ पे इनक्रेड की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी जिसके चलते स्किपर इंडिया में एक एक्शन देख रहे हैं, पर इंश्योरेंस काउंटर से आप अपनी नज़र नहीं हटा सकते। जिस तरीके की चेंजेस आए हैं सरेंडर वैल्यू में और ब्रोकरेजेस की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके चलते आप मैक्स फाइनेंशियल्स, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इन सभी में ज़बरदस्त एक्शन देख रहे हैं। सभी काउंटर्स जो हैं फिलहाल डे हाई पे ट्रेड करते हुए। इसके अलावा कुछ ऑटो काउंटर्स में भी एक्शन जरूर है। ऊनो मिंडा खबर के दम पे यहाँ पे भी लगभग 2% की तेजी है। इन्होंने EV चार्जर्स के लिए एक करार किया है। उसके अलावा आप नजर रखिए ज्योति CNC पे, हमने फ्राइडे को भी ये काउंटर जो है हाईलाइट किया था। आज फिर इस पे 6% की तेजी है। और जिस तरीके की सोने में चाल दिख रहे हैं, हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे कि मोतीसन ज्वेलर्स जैसे काउंटर्स कैसे तेजी दिखा रहे हैं। आज फिर से वहां पे हम एक्शन देख रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्शन हम जरूर ट्रैक करेंगे, टाइटन जैसे स्टॉक में। इसके अलावा डायग्नोस्टिक काउंटर्स का भी हमने आपके लिए जिक्र किया था कि कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, रेटिंग अपग्रेड की है। कई समय बाद एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स में। और इसके लिए आप देखिए डॉक्टर लाल डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब 2.5% की तेजी है। और मेट्रोपोलिस में भी लगभग 2% की तेजी है। रिलायंस पावर यहाँ पे भी 5% का अपर सर्किल लगा है। और साथ ही साथ अगर कुछ गिरने वाले शेयर्स की अगर हम बात करें
तो जी हाँ, यहाँ पे भी एक्शन ज़रूर हम देख रहे हैं। ई मुद्रा जैसे काउंटर में लगभग 6% की गिरावट है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका है ये काउंटर, यहाँ पे भी अब आज 5% का लोअर सर्किट लगा है। TFCI में भी 5% का लोअर सर्किट लगा है और शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड एंड एसेट्स जिसकी हाल फिलहाल लिस्टिंग हुई है, कई दिनों से एक ये लोअर सर्किट की श्रृंखला बना रहा है, आज भी यहाँ पे 5% की गिरावट है। पर अगर गिरावट वाले शेयर्स को थोड़ा सा नज़रअंदाज ज़रूर करें तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। IIFL सिक्योरिटीज़ पे भी एक बार नज़र डालिए क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। IIFL सिक्योरिटीज़ लगभग 3% की गिरावट दिखा रहा है और JM फाइनेंशियल्स का भी चार्ट अगर हम देखें तो वहाँ पे भी गिरावट ज़रूर हावी होगी। JM फाइनेंशियल्स और IIFL सिक्योरिटीज़ दोनों पे ही एक नेगेटिव रिपोर्ट के चलते लगभग 3% की गिरावट ज़रूर है। अभिषेक। ठीक है, तो ये तमाम एक्शन आपके लिए आज शुरुआती सत्र में बाजार के, लेकिन रिकवरी बहुत ही दमदार है। करीब करीब 110 अंकों की रिकवरी हो गई है निफ्टी पर। 22,050 के ऊपर जाकर 22,062 पर इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो शुरुआती जो कंसर्न्स थे वो काफ़ी हद तक दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी रिकवरी है, 150 अंकों के आसपास ही कमजोरी रह गई है और एडवांस डिक्लाइन इस वक्त बिल्कुल बराबरी का मामला चल रहा है, रस्साकशी चल रही है। 1000 शेयर ऊपर है NSE पर, करीब 1000 या 1100 शेयर नीचे इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो देखना होगा कि यहाँ से किस तरह से आगे सिनेरियो पैन आउट होते हैं। लेकिन जो कमजोरी वाले सेक्टर हैं उसमें एनर्जी, पावर, कंजम्पशन ये थोड़े से प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं और फाइनेंशियल से और कुछ ऑटो स्टॉक से आज बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। TCS से भी आज हम देख रहे हैं कि तेजी के ही संकेत हैं और SL टेक से भी। तो IT में भी आज हम खरीदारी देख रहे हैं। अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनसे ये जानते हैं कि ओपनिंग ट्रेड्स में आपके लिए क्या सुझा रहे हैं और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स की। सबसे पहले शुरुआत कुछ आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपने क्या स्पॉट किया है, अभी क्या लेना है बाजार में? सो अभिषेक, यहाँ पे त्रिवेणी टर्बाइन्स का जो सेटअप है ये हमें काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से हायर हाइस का फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। अच्छा खासा मोमेंटम है। ब्रेकअप के साथ वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट आया था रादर वो काफी सस्टेन्ड रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप नियर टू मीडियम टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। 515 और 525 ये जो दो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट करेंगे। 515, 525 यहाँ से लेवल आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा ऑडियो के इश्यूज हैं कुछ आपके साथ, आपके पास वापस भी लौटेंगे कि लेकिन त्रिवेणी टर्बाइन ये हाईलाइट किया है कुछ ने आपके लिए खरीदारी की सलाह। यहाँ पर 1% ऊपर शेयर 507 रुपए का भाव इस वक्त चल रहा है। सोनी जी, आपका शेयर कौन सा है? क्या लॉन्ग का ही ट्रेड होगा आपके पास भी? जी अभिषेक जी, यहाँ पे मेरा है सिंजन पे आज व्यू है। सिंजन यहाँ पे 700 के ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, सो काफी पॉजिटिव लग रहा है। 690 स्टॉप लॉस के साथ आप सिंजन बाय कर सकते हैं। 720 725 टारगेट। 720 725 के टारगेट सिंजीन के लिए ठीक ठाक टारगेट हम कहेंगे। यहाँ से करीब करीब 3% 3.5% ऊपर के टारगेट है सिंजीन में। फिलहाल आधे % की तेजी के साथ इस शेयर ने शुरुआत की है। चंदन जी, आपका शेयर कौन सा है अभी? आप क्या ट्रेड करेंगे सर, लॉन्ग है या शॉर्ट है आप? देखिए लॉन्ग की तरफ है और दो काउंटर मैंने यहाँ पे सजेस्ट किए बाय ऑन डिक्लाइन के लिए सुबह, जिनमें से हमारा फोकस मारुति और अपोलो हॉस्पिटल पे है। अपोलो हॉस्पिटल में आप देखोगे अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। इनफैक्ट 2 दिन से हम सजेस्ट कर रहे हैं। 2-3 काउंटर भी मुझे समझ में आ रहे हैं जो रेडार पे। एक तो यहाँ पे डीमार्ट मुझे समझ में आ रहा है, पिछले 4-5 दिनों से हम इस पर रिकमेंड कर रहे हैं, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 4,300 का सपोर्ट है, ऊपर में 4,550 प्लस तक के टारगेट। डिफेंस काउंटर अच्छा लग रहा है। डिफेंस में HAL वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है, तो HAL को खरीदारी की सलाह रहेगी। 3250 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 3400 के टारगेट के लिए। तो डीमार्ट, HAL और अपोलो हॉस्पिटल, ये 3-4 चुनिंदा पिक है जहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में बनना चाहिए। ठीक है, डीमार्ट, अपोलो हॉस्पिटल और HAL के लिए खबर भी थी ये छोटी सी कि गुयाना की सरकार से उनको एक छोटा सा 150-200 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। आज हम शेयर में तेजी देख भी रहे हैं, 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो 3 शेयर डीमार्ट, अपोलो हॉस्पिटल और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये चंदन जी के रडार पर। आखिर में किरण जी आपके पास आएंगे, आपके शेयर कौन से हैं सर? एक ही शेयर है या फिर 2 शेयर आप सुझाएंगे?
सो ओवरऑल हमारे पास भी दो शेयर है। पहला हम देखेंगे तो मेटल सेक्टर में हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 दिन से मार्केट को सपोर्ट दिया है और लग रहा है कि कंटिन्यू ये मार्केट को सपोर्ट देता रहेगा। सो मेटल सेक्टर के अंदर हमें हिंडाल्को काफी अच्छा लग रहा है। अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है और कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर जो गैप है वो गैप अभी फील हो सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस है 545 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, ओपन लो भी इसका सेम है। सो इंट्राडे एज वेल एज थोड़ा पोजिशनली अगर 2-3 दिन के व्यू के साथ अगर ट्रेड करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस से। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 534 का रखना है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 570 575 तक के टारगेट हिंडाल्को में आ सकते हैं। तो डेफिनेटली 1-2 दिन के व्यू के हिसाब से हिंडाल्को में हमें लॉन्ग करना चाहिए। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो कैश का स्टॉक है सीडीएसएल में अगर आप देखोगे तो इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसने रिटेस्ट किया है और कहीं ना कहीं उसके बाद से आप देखोगे तो लास्ट 2 दिन में फॉलोअप बाइंग भी देखने को मिला है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है कि एक अपसाइड पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1780 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1900 तक की रैली आप 3-4 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो हिंडाल्को एंड सीडीएसएल इंट्राडे एज वेल एज 1-2 दिन के व्यू पॉइंट से हमें लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, एक बार जरा मार्केट को दिखाइए। मार्केट खुलने के बाद से अभी कुछ नहीं, उसी रेंज में आके फंसा हुआ है। 22,000 को बचाने की कोशिश और 46,500 अच्छे से टिका रखा बैंक निफ्टी ने, लेकिन दोनों अपने रेजिस्टेंस एरिया को ना ही टकरा रहे हैं ना ही चला रहे हैं। एक बार जरा आप इंडिया विक्स भी दिखाइए। 7% ऊपर हो गया इंडिया विक्स। ये क्या फियर है या फिर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी का ट्रिगर कोई दबना चाह रहा है? फियर तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि 12.5-13 पे क्या फियर होगा, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट ही है। लेकिन मैं बोलूँगा जो 13 13.5 आ रहे हैं शायद वॉलेटाइल थोड़ा मार्केट को करे। इंडिया विक्स आज एक तरफा चला और 7% ऊपर अभी आ गया। एडवांस डिक्लाइन एक बार दिखाइए जिसमें निफ्टी के F&O के शेयर्स होते हैं। ये ना आप एक्सपायरी के आसपास जरूर चेक किया करो और साथ ही रोल ओवर के साथ चेक किया करो कि रोल ओवर वगैरह किस शेयर में कितना हो रहा है। 81.99 अभी थोड़ी कांटे की टक्कर चल रही है, एक तरफा नहीं है। बाजार को पलटी मारने के लिए कम से कम एडवांसेस में 100 से ऊपर शेयर चाहिए और डिक्लाइंस में कम से कम नीचे हो जाएं 80 या 70, उससे थोड़ा और नीचे खिसक जाएं तो फिर आपका काम बन जाएगा, तो फिर बाजार एक अच्छा पुल बैक दिखाएगा। अदरवाइज नहीं तो मार्केट को भी थोड़ा डाउट कॉशियस होके ही ट्रेड करें। और मैं कृपा करके आपको कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, एवरेज वगैरह के चक्कर में मत फंसो। बाजार जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा एवरेज करने से भी कोई समझदारी नहीं है, सिर्फ माल भरता जाएगा, होगा कुछ भी नहीं। ये धीरे धीरे करके एडवांस डिक्लाइन में थोड़ा सुधार हो रहा है और बाजार अपनी रिकवरी को फास्ट भी कर सकता है। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया अपने लिए। पहला, निफ्टी के अगर आप टोटल शेयर्स देखोगे ना तो अभी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 22 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं और बैंक निफ्टी के अंदर करीब 3 ही शेयर ऐसे हैं जो अभी हरे निशान में हैं। इंडसन, आईडीएफसी और एयू बैंक। एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई सभी नीचे हैं। एक बार आप सभी दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं, तो थोड़ा वेट एंड वॉच और करें, देखते हैं। स्मॉल कैप और एक बार मिड कैप का इंडेक्स आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स स्क्रीन पर जरा दिखाएं, ये आपके सेंटिमेंट का काम करेगा, इसको ज़रूर नोटिस करो, ज़रूर चेक करो। स्मॉल कैप का अभी हरे निशान में बट फ्लैट है, हरे निशान में बट फ्लैट है। निफ्टी का मिड कैप लेके आना एक बार जरा। मिड कैप ये ऊपर है, करीब 0.5% ऊपर। ठीक है, समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके कि शायद हो सकता है एफआईएस की होल्डिंग 1 से 2% बढ़ जाए आज मार्केट के अंदर। चेक डाटा से तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। आगे बढ़े, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए। चंदन सर, 2-4 शेयर स्पीड से मैं आपसे पता कर रहा हूँ। पहला आईसीआईसीआई प्रू सर 2% ऊपर है सर, ये इसको देखा आपने क्या? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, देखिए आईसीआईसीआई प्रू की बात करें तो इस काउंटर में आप देखोगे कि नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। लगातार 4 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, राउंडिंग स्विंग्स यहाँ पे बन रहा है, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 585 का सपोर्ट है 620 के टारगेट के लिए। ठीक है। सोनी, ये आज हमारी सुबह बात हुई थी इंडस टावर को लेकर, आप भी कह रहे थे कि 300 प्लस हो जाएगा, हमने चार्ट के जरिए दिखाया भी था। आज ये शुरुआत में 3% ऊपर हो चुका है। ये सीरीज के अंदर रोल ओवर करके जाए ना जिनके पास भी पड़ा इंडस टावर। डिम्पी जी, बिकॉज रोल ओवर्स ऑलरेडी हो भी रहे हैं काफी एग्रेसिवली ऑन द लॉन्ग साइड, सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया है लेवल्स फॉर द टारगेट ऑफ 300, वहां तक आप होल्ड कर सकते हैं। एक और शेयर मेरे को पता करना है, डॉक्टर लाल पैथलैब। ये आज इस पे रिपोर्ट भी आई है, नहीं भी आती ना रिपोर्ट तब भी डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन मैं फिर भी मैं सारा क्रेडिट डाटा को छोड़ के रिपोर्ट को दे देता हूँ। चलो भाई ठीक है, आपकी रिपोर्ट आई, आप खुश हो जाइए, 3% ये शेयर ऊपर आ गया है। एक बार जरा लाल पैथलैब पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। किरण, एक बार जरा आप चेक करेंगे डॉक्टर लाल पैथलैब कहाँ तक जा सकता है?
तो मॉर्निंग में भी जिस तरह से हमने डिस्कस किया था, डॉक्टर लालपत लैब एंड मेट्रोपोलिस दोनों एक बुलिश जोन के अंदर थे। हालांकि लालपत लैब में हमने कहीं ना कहीं होल्ड की सलाह दी थी, नए एंट्री की सलाह तो नहीं दी थी। लेकिन आज जिस तरह का फॉलोअप आएंगे, 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले टाइम पे इसका जो सपोर्ट था 2160 उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है, जब तक कि ये 2160 के ऊपर है आप बाई कर सकते हो। 2160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो वापस ये अपने डाउनफॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड करेगा। नहीं तो जब तक कि 2160 के ऊपर है, देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। सो 2250 2260 के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी 2160 के स्टॉप लॉस के साथ। चंदन सर, मेरे को ना एक आईटी कंपनी खरीदी है, बट मैं फ्रंटलाइन कंपनीज और एक और कंपनी आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है परसिस्टेंट, जो मैंने अभी डाटा चेक किया है। परसिस्टेंट पे अगर आप हाँ कहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को कोई और आईटी की कंपनी दो। मैं थोड़ा इस पे ये सोचता हूँ कि शायद थोड़ा चल जाए, ये एक्सपायरी का इम्पैक्ट आ जाएगा इस पे। नहीं, परसेंस ठीक है और मैं उसी पे हाँ करूंगा। परसेंस आप देखोगे, हालांकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे पिछले 5-6 वीक से नेगेटिव हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है, बट कहीं ना कहीं अब सपोर्ट ले रहे हैं, सेलिंग खत्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अब लगभग 7,820 का सपोर्ट सफिशिएंट रहेगा एक बार के लिए 8250 8350 तक के टारगेट के लिए। चंदन सर, आपकी ना इस तस्वीर बिल्कुल चमक मार रही है। वो ऐसा है क्योंकि मेरे को लगता है थोड़ी सी खिड़की खुली हुई है, आपके वहाँ से धूप आ रही है और आप बिल्कुल चमचमाए हुए दिख रहे हैं आज। एक बार दिखाओ जरा चंदन सर को, तो एक बार दिखाइए जरा, स्क्रीन पे दिखाइए चंदन सर। हमें काहे को दिखाते हो आप? चंदन सर को दिखाओ, पूरा दिखाओ पूरा, हमको दिखाने की जरूरत नहीं, चंदन सर को दिखाओ खाली। चंदन सर, ये खिड़की खुली हुई है, वहीं से आ रही है क्या धूप आपकी? देखिए धूप तो है, बट उससे ऑफिस में हो आप? आप देखो ना कि वो ऑफिस में, और होली का कलर भी तो है। होली का कलर आप देखते हो कि जब एक बार लग जाता है ना तो चेहरा अरे चमकता अरे है। अरे, तो होली का आप तो सब सॉरी, लोगों का माफ कीजिए, वो तो पूछना ही चमक बाकी रहा रह है। गया था। आप बिल्कुल। आप तो बहुत जमकर होली मनाते हो सर। कैसे रही आपकी होली? ये तो मैं पूछना ही भूल गया, माफी। कैसे रही आपकी होली? बहुत बढ़िया होली रही। और मैं आपको बताऊं, हम एम्बीवली लोनावला गए थे पूरी टीम के साथ में, लगभग 500-600 लोग थे। तो आप समझ सकते हो कि इतने अच्छा। जन के साथ में एक होली, उसके बाद में हम्म। फैमिली गेट टुगेदर घर पे बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और आप समझते हो होली एक लोकगीतों का, रंगों का, स्नेह का, अपनत्व का त्योहार है। तो लोग होली के गीत, कलर, मिठाई, भांग अवॉइड हम्म। करता हूँ, बट तो अलग ही नशा है होली का। और आई थिंक वही नशा बाजार में जुनून दे रहा है। ठीक, नहीं बहुत बढ़िया। और 500-600 का अगर आप लोग गए हैं सर होली मनाने में, तो भी होली का मेला ही होगा वहाँ पे। होली की टीम थोड़ी है वो, तो फिर मेला आपने लगा दिया पूरा का पूरा होली का। बहुत ही बढ़िया सर, अच्छा शानदार, इसी तरह से आप उत्सव मनाइए। अभिषेक बासु मलिक भी मेरे को तस्वीरों में दिख रहे हैं। अभिषेक सर, पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई अब तक मैं आ ही नहीं पाया, आपसे पूछ नहीं पाया, लेकिन एक क्रिटिकल शेयर्स पे आपसे ज़रूर राय लेना चाहूँगा। जैसे लाल पैथ लैब चल रहा है, उसका एक छोटा भाई है मेट्रोपॉलिसिस। डेरिवेटिव में तो बहुत बढ़िया डाटा बना है सर। अभी मैं चंदन सर से उसके बारे में पता भी कर लेता, लेकिन आपसे बात नहीं हुई। आप जरा मेरे को बताइए, मेट्रोपोलिसिस पे आपका टेक क्या है? डेरिवेटिव के हिसाब से ओके मिलेगा इस पे? देखिए ये जितने भी अभी डायग्नोस्टिक्स के शेयर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को ठीक लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्पेशली कोविड के बाद से लोगों में एक अवेयरनेस काफी बढ़ा है, जो नॉर्मल लोग हैं हेल्थ चेकअप का। और अभी गवर्नमेंट जो धीरे धीरे हॉस्पिटल के प्राइसेस में एक बार लगाने की बात कर रहे हैं, तो वो इंडिकेशंस ये दे रहे हैं कि फोकस गवर्नमेंट का हेल्थ केयर और हेल्थ प्रिवेंशन पे रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये सारे जो भी डायग्नोस्टिक्स के शेयर्स हैं वो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए डायग्नोस्टिक्स पे आप रखिए नज़र, क्योंकि यहाँ पे सुबह से ही हम प्राइस एक्शन बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। पर इस बीच मैनकाइंड फार्मा, यहाँ पे भी ब्लॉक डील की खबरें आ रही हैं। लगभग 3% की जो इक्विटी चेंज की बात हम कर रहे थे कि क्रिस कैपिटल जो है अपनी हिस्सेदारी बेचेगा इसमें, वो अब शायद होते हुए नज़र आई है।
और साथ ही साथ अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो 2.5% की गिरावट फिलहाल मैनकाइंड फार्मा में ज़रूर है। इस पे नज़र हमारी ज़रूर रहेगी। इसके अलावा कुछ बात करें तो कुछ पावर काउंटर्स में भी काफ़ी अच्छा जोश देखने को मिल रहा है। और सोनी, एक बार आपसे टोरेंट पावर पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरी मार्केट की चाल में या फिर वॉलेटिलिटी में कम पार्टिसिपेट किया है इस काउंटर ने, और आज भी देखिए लगभग 3% की तेज़ी है टोरेंट पावर में। कैसे देख रहे हैं आप प्राइस एक्शन, और क्या इन स्तरों पे भी कुछ फ्रेश ट्रेड की मौके ढूंढ सकते हैं? कोई लेवल्स जो ध्यान में रखने हैं? जी डेफिनेटली यहाँ पे हम देखेंगे तो 1300 के ऊपर एक क्लियर ब्रेकआउट है, सो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 1350 1360 के रेंज को इंट्राडे पे टेस्ट कर सकता है दोबारा, बट पोजिशनल अगर आप देखेंगे तो 1400 प्लस लेवल्स भी क्रॉस कर सकता है। सो डेफिनेटली आप करंट लेवल से बाई कर सकते हैं। 1280 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाई कर सकते हैं, एंड इंट्राडे टारगेट के लिए 1350 1360 लगाइए, बट अगर थोड़ा सा आप पोजिशनल 1-2 डेज के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 1400 प्लस भी एक बार टेस्ट कर सकता है। ठीक है, 1300 एक अच्छा ब्रेकआउट स्तर है टोरेंट पावर के लिए। 1400 तक के टारगेट्स जो हैं टोरेंट पावर दिखाने का दमखम रखता है। पर चंदन, इस बीच आज जितने भी लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स हैं उनमें भी ज़बरदस्त एक्शन है, और उनमें से एक है मैक्स फाइनेंशियल्स। यहाँ पे देखिए 5% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, क्योंकि कई समय बाद जो हम देख रहे हैं कि 950 के स्तर ये अच्छी तरीके से पार करता हुआ नजर आया है। 1000 के टारगेट्स की तैयारी है इसमें। कौन से लेवल्स ध्यान में रखें इसमें? जो इंश्योरेंस कंपनीज में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। एमएफएसएल एक बड़े दायरे में होता था, उस दायरे के लोअर बैंड से गैप अप के साथ में टर्न हुआ है। मेरे हिसाब से 1020 एक इमीडिएट हर्डल है, वो निकलेगा तो नई 8-10% की रैली बनेगी। तो एज ऑफ नाउ तो पॉजिटिव बायस है, बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा। 960 का सपोर्ट, 1020 का टारगेट, 1020 निकला तो 1080 तक के लेवल पे बन जाएगी। 1020 अगर पार हुआ टपा तो 1080 तक के टारगेट्स आपको मैक्स फाइनेंशियल मिलेंगे। 5% की तेजी है फिलहाल मैक्स फाइनेंशियल के शेयर में। इंडिगो पर आपसे व्यू चाहेंगे सोनी, क्योंकि आज भी हम शेयर में तेजी देख रहे हैं। हालांकि ये शुरुआत जहां से हुई थी थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन 3300 रुपए का भाव है और ब्रोकरेजेस भी काफी पॉजिटिव हो रहे हैं इंडिगो पर। जेफरीज ने करीब 3450 के भाव दिए हैं। इसके अलावा कुछ और ब्रोकरेज ने, यूबीएस ने 3900 के टारगेट दिए हैं। तो लगातार अब बीट हैं ब्रोकरेजेस। इंटरग्लोब यहां से आपको कैसा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर, और क्या मौजूदा स्तर पर खरीदारी करनी चाहिए इसमें? पे थोड़ा अवॉइड कीजिए, बाय ऑन डिप्स बेटर रहेगा। अगर आपको मिल रहा है टुवर्ड्स 30 to 50 30 to 30 तो उस लेवल पे एंटर करना बेटर है। थोड़ा सा काफी चल चुका है, मार्केट भी अभी थोड़ा हल्का वॉलेटाइल है, सो थोड़ा अवॉइड कीजिए। बाय ऑन डिप्स यहाँ पे बेटर है टुवर्ड्स 30 to 50 30 to 30 के रेंज पे। ठीक है, ये इंटरग्लोब पर व्यू अवॉइड करने की सलाह है। लेकिन चंदन जी, आप जरा पावर ग्रिड पर व्यू दीजिए, क्योंकि हम आज 3% के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं। नेगेटिव थोड़ी सी रिपोर्ट्स भी हैं इसको लेकर। पावर ग्रिड आपको क्या लग रहा है कि ये बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है, या फिर 285-90 की रेंज में जाए तो ये सेल ऑन राइज वाला शेयर है? नहीं, बाय ऑन डिप्स वाला ही व्यू रखेंगे। 2 वीक पहले एक सेलिंग प्रेशर हुआ था, 3 दिन में रिकवरी हुई, बाजार हल्का सा डल है तो गिरा है। बट मेरा मानना है कि अब 250 हायर बेस बन जाएगा। कोई भी डिप आता है 255 260 तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 250 बेस है, ऊपर में 285-90 के टारगेट्स के लिए। चंदन सर, एक चीज़ बताइए, इस बार के डेरिवेटिव एक्सपायरी में ना दोनों अलग अलग कटान हो रही है। ऑल्दो ऐसे तो ये मंथली है, एक साथ होनी चाहिए। बैंक निफ्टी की हो रही है 27 तारीख को बुधवार एक्सपायरी, और बृहस्पतिवार को हो रही है निफ्टी की एक्सपायरी। सर फर्क पड़ेगा इससे कोई? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आपको ध्यान होगा जब सबसे पहले आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी लॉन्च हुई थी थर्सडे को, देन फिर बैंक निफ्टी की भी थी, और बैंक निफ्टी एक्सपायरी को वेंसडे कर दिया वीकली वाली। बट बैंक निफ्टी मंथली फिर भी थर्सडे को होती थी। तो लास्ट के वीक में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता था कि बाकी सब वेंसडे को, बट मंथली एक्सपायरी थर्सडे को। सो 3 महीने पहले एक्सचेंज ने सर्कुलर बनाया कि मंथली एक्सपायरी भी अब वेडनेसडे को होगी, जिस हिसाब से वीकली एक्सपायरी हो रही है। तो ये पहला टाइम होगा जब वहां पे वेंसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायरी होगी, जिस हिसाब से हर वीकली एक्सपायरी होती है, और थर्सडे को निफ्टी होगी। तो कोई ज्यादा मेजर नहीं मूवमेंट रहेगा। बट यस, ओवरऑल डेटा की बात करें तो बैंक निफ्टी में इस सीरीज में बीच में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। स्टार्ट के वीक में 75-80% का ओवाई एड हुआ, और वो घटा नहीं है, तो उसकी वजह से नीचे के लेवल पे सपोर्ट आता रहेगा।
कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है 46,250 को बैंक निफ्टी होल्ड करने का पूरा प्रयास करेगा 47,200 के बाउंस के लिए, जिस हिसाब से लॉन्ग के डेटा बैंक निफ्टी में बन रहा है। हालांकि एक्सपायरी का एक एक्साइटमेंट भी खत्म हो रहा है, क्योंकि दो मेजर इंडाइसिस की एक्सपायरी आपको अलग अलग डेज पे होती हुई दिखेगी, एक बुधवार को और एक बृहस्पतिवार को। जो पहले मंथ पे तो हम आ जाते थे एक ही नोट पे, लेकिन अब मंथ से भी अलग हो रहे हैं। तो अगर आपको एक्सपायरी पोल चलाना है, एक्सपायरी डाटा बनाना है, या देखना है या दिखाना है, तो आपको दोनों दिन अलग अलग इंडाइसिस को फोकस भी करना होगा। कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। जैसे जैसे तो खैर समय बताएगा। आपको पता है इससे पहले मिनी लॉट्स भी लेके आए थे इंडाइसिस को लेकर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के मिनी लॉट्स भी आए थे, लेकिन फिर वो ज़्यादा चल नहीं पाए, तो फिर वो हटा दिए गए। देखते हैं, अभी तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक चल ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये बढ़िया हो, और जिस मतलब से जिस चीज़ के लिए सोचा गया है वो पूरी तरह से यथार्थ होती हुई दिखे। आगे बढ़ें, एक दो शेयर जरा और चेक करवाते हैं। हमारे साथ कुछ है, कुछ कनेक्ट हो पा रहे हैं, नहीं हो पाएंगे शायद अभी कनेक्ट। सोनी पटनायक तो हैं ही। सोनी, जरा अडानी ग्रुप में से अडानी पोर्ट की पोजीशन चेक करना, रोल करके जाना है क्या? देखिए यहाँ पे 1300 को आज क्रॉस कर रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा पोजिशनल प्ले पे हम देखेंगे तो अच्छा लग रहा है। एक रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 1350 1360, अगर क्रॉस कर पाता है पोजिशनल बेसिस पे तो आपको वहां पे एक्सटेंडेड रैली नजर आ सकता है। सो मेरे ख्याल से रोल कर सकते हैं पोजीशन। 1200 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक 1200 पोजिशनल बेसिस पे ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। को होल्ड कर सकते हैं जब तक ये क्रिटिकल लेवल्स को ब्रेक नहीं करता। तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप भले नई पोजीशंस मत लो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप नई पोजीशंस मत लो, लेकिन जो पोजीशंस हैं उसको अच्छे से संभाल लो। ये अगर आपको नहीं हो रहा तो आप सिर्फ पीछे के 15 दिन चले जाओ, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपके पास पोजीशंस ज़्यादा थी तो मार्केट ने जो शेक की उससे आपको डिस्टर्ब कर गया। अगर आपके पोजीशन आपकी कंट्रोल्ड थी तो इस मार्केट के शेक से आप बच गए और आप निकल के आ गए, और यहाँ तक तो पहुँच ही गए। अब आगे की जर्नी देखते हैं मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन 22,000 तक तो आ गए ना। कहाँ पे 21,800 और तोड़ने के बाद 600-500 तक की बातें भी होने लग गई थी, और हुए भी। फ्रीक ट्रेड में तो हम आए भी, 22,600 तक भी हमने दिखाया था। खैर एनी हाउ, आगे बढ़ जाएं, एक दो स्टॉक्स जरा और पता कर लेते हैं। मैं आजकल छोटे शेयर्स नहीं पूछता, मेरी बड़े ही शेयर्स पे ही जरा नज़र है। चंदन सर, ये एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट आपने बताया था, ये तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है सर, डेज हाई पे आ गया, अभी और भी चलेगा क्या? इसके बाद टारगेट बताना। बिल्कुल डीमार्ट अच्छा लग रहा है, और डीपीजी ऑलमोस्ट 5-6 दिनों से हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं। आई थिंक आपके चैनल पे भी ये रिकमेंड कर चुके हैं। काफी अच्छा सेटअप है, और सबसे मजेदार बात है ईयरली चार्ट में बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है। तो ओवरऑल मेरे 2 टारगेट थे, एक तो था 4,444 और दूसरा 5,000। तो आप समझ सकते हो कि 5,000 के लिए टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। बट यस, इमीडिएट ट्रेडर के लिए छोटे लेवल्स बताने पड़ेंगे, तो सजेशन यही रहेगा 4,300 का सपोर्ट रखें 4,600 के टारगेट के लिए। यहाँ पे आप देखिए, एक तरफा इसमें एक चाल देखने को मिली है। हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने इसको जो है हाईलाइट भी किया था, ब्रोकरेजेस का भी यहाँ पे पूरा भरोसा था, और काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन डीमार्ट के काउंटर में। पर इस बीच अगर निफ्टी 50 के टॉप गेनर की बात करें तो वो जगह लेते हुए नज़र आ रहा है बजाज फाइनेंस। और हमने पिछले हफ्ते भी आपके लिए हाईलाइट किया था कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है बजाज फाइनेंस को लेके, क्योंकि कई समय बाद जो एक लंबे समय से हम इसमें एक डाउनवर्ड चैनल देख रहे थे, वो तोड़ता हुआ नजर आया था। बजाज फाइनेंस अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था, और उन्हीं स्तरों पे सपोर्ट लेके ये अपने गेन्स जो हैं बिल्डअप कर रहा है। चंदन, एक बार इस पे नज़रिया दीजिए, क्योंकि देखिए हम अपने दर्शकों के लिए हाईलाइट कर रहे थे कि कैसे 6500 के आसपास जो है एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है बजाज फाइनेंस, और उसको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। 7,000 की तैयारी है बजाज फाइनेंस की, पर क्या इन स्तरों पे भी कोई मौका है, या फिर अब जिनके पास जिन्होंने पहले ही इस काउंटर में एंट्री ली हो, इस समय जो है उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? कुछ रेजिस्टेंस जो कि आपको दिख रहा हो? मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, और 3-4 दिनों से यहाँ पे मूवमेंट है। पिछले लगभग 35 दिनों का ब्रेकआउट हुआ है, और ऊपर में जो राइटिंग है वो 7,000 पे है, तो वो लेवल तो अटेम्प्ट होनी चाहिए। सजेशन तो ये रहेगा कि आप अपना ट्रेलिंग पोजीशन रखें, 6,725 का सपोर्ट रखिए, ऊपर में 7,200 के टारगेट के। 725 का एक सपोर्ट लेवल है, उसका एक एसएल आप मेंटेन कर सकते हैं। 7,200 के टारगेट्स निकल कर नजर आ रहे हैं।
बजाज फाइनेंस में, इस पे आप ज़रूर नज़र रखें। दो काउंटर्स जो कि हम सुबह से ही हाईलाइट कर रहे हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब अब 4% की तेज़ी यहाँ पे है, पर इंडस टावर्स अपने गेन्स बिल्डअप करते हुए करीब 4.5% की तेज़ी ये काउंटर भी दिखा रहा है। तो इस पे भी आप जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। इसके अलावा जिंदाल स्टील एंड फ्यूचर्स JSPL, यहाँ पे भी एक अच्छा एक्शन है। सोनी, एक बार इस पे चार्ट चेक दीजिए, कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि पूरे मेटल पैक में हम एक अच्छी तेज़ी तो देख ही रहे हैं, पर हाँ, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी बढ़त ज़रूर हुई है। 104 के स्तर हैं जो कि जनरली मेटल काउंटर्स के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं रह रहे हैं। अगर JSPL किन्हीं के पहले से पोजीशन हो तो क्या यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, या फिर प्राइस एक्शन मजबूत है और बने रह सकते हैं इसमें? देखिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से जब तक 830 को ब्रेक नहीं करता है तब तक थोड़ा-सा आपको वॉलेटाइल दिखा सकता है मोस्ट लाइकली, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीकनेस नज़र नहीं आ रहा है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। एक बार 900 को टेस्ट कर सकता है। तो आई थिंक उस टाइम पे, उस लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो JSPL आप होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। पर एक और काउंटर जिस पे राय लेना चाहती हूँ चंदन, वो है ट्रेंड, क्योंकि कई समय से ये जो काउंटर है एक लंबे अरसे से जो है हम इसमें एक अप ट्रेंड देख रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पर अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुस्त होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। 4000 के नीचे फिसला है। क्या यहाँ पे कोई शॉर्टिंग के मौके आप ढूंढना पसंद करेंगे, या फिर इसको थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा ये काउंटर बार बार 3800 3900 के रेंज में आके रीटेस्ट कर रहा है। तो जैसे हमने देखा कि सभी टाटा काउंटर्स में ऊपरी स्तरों से थोड़ी बिकवाली हावी ज़रूर हुई, ट्रेंड का काउंटर अनटच था, कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं रहा। तो क्या यहाँ पे जिस तरीके के रोल ओवर्स हो रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो बताइए। देखिए, ट्रेंड का काउंटर कहीं ना कहीं रेंज में फंस गया वापस। कंसर्न ये है कि ऊपर में मोमेंटम नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि मेजर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो एक बार वेट एंड वॉच का मोड रखेंगे। 3700 3750 सपोर्ट का जोन है, मेरे हिसाब से इस लेवल पे आता है तो वापस शायद यहाँ पे खरीदारी के मौके बनने चाहिए। ठीक है, ट्रेंड में वेट एंड वॉच की रणनीति। सोनी, आपसे ना ट्रेंड के बाद जरा टॉरेंट पावर पर व्यू दीजिए, क्योंकि टॉरेंट पावर का शेयर आज ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। 1340 रुपए का इसने हाई बनाया है। हालांकि 1330 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। इस पर व्यू खैर हम ले चुके हैं, लेकिन ऑर्डर के दम पर जो और कुछ शेयर चले उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, यहाँ पर भी तेजी है और इनको भी ऑर्डर मिले हैं। RVNL में लगातार तीसरे चौथे सत्र में हम तेजी देख रहे हैं, और रेलवे वाले शेयर रेलटेल हो या फिर RVNL हो, ये दो शेयर लगातार चल रहे हैं। RVNL, सोनी जरा इस पर व्यू दीजिए, क्या करना है इसमें? RVNL यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। चार्ट्स पे काफी डिसेंट लग नजर आ रहा है। 250 एक अच्छा सपोर्ट है। 250 सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं। एक बार टेस्ट कर सकता है टुवर्ड्स 265 270 रेंज को। ठीक है, 265 270 के रेंज के लिए आप इसको होल्ड करके रखिए। RVNL में, रेल विकास निगम में, ये व्यू। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस में मौके कहां पर मिल रहे हैं, क्या ट्रेड करना है ऑप्शंस में इस शुरुआती सत्र के रिकवरी वाले बाजार में। हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन, ऑप्शंस के चैंपियन लेकर। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। बताइए सर, क्या ट्रेड करना, अभी कहां पर आपका कन्विक्शन आ रहा है? मॉर्निंग अभिषेक जी, बिल्कुल देखिए खरीदारी पे फोकस है, और HAL इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। इन स्पाइट ऑफ वीकनेस इन द मार्केट, पिछले लगातार 3 कंसेक्यूटिव सेशन में यहाँ पे तेजी बनी है। डेटा सेटअप काफी अच्छे हैं। काउंटर ने 50 DMA का काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। अब यहाँ से जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होके 3260 से 3300 तक की हो जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी मंथली एक्सपायरी जो कि इस सप्ताह होने वाली है, उसका कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। HAL का 3220 3220 का कॉल ऑप्शन, जो कुछ समय पहले 35 रुपीज के आसपास था। हालांकि पिछले कुछ एक मिनटों में यहाँ पे स्पर्ट जरूर देखने को मिला है, बट थोड़ी सी डीप अगर 40 रुपीज के नीचे अगर इस पर्टिकुलर ऑप्शन में मिलती है तब इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। एंड ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट 55 रुपए का, दूसरा टारगेट 65 रुपीज का, और यहाँ पे अगर ये 50 रुपीज के पार निकल जाता है तो स्टॉप लॉस को टेल करके और ऊपरी स्तर पर लेके आ सकते हैं। फिलहाल 18 रुपीज का स्टॉप लॉस सुझाया था, इसको टेल करके 25 रुपीज तक लेके आ सकते हैं।
और ऊपरी स्तर पर टारगेट 55 और 65 का इंटैक्ट रहेगा। तो थोड़ी सी डिप का इंतजार करें क्योंकि ऑप्शन में एक स्पर्ट देखने को मिला है। अगर लॉट साइज देखें तो 300 का लॉट साइज है। इन टर्म ऑफ रुपीज 4,500 रुपीज का रिस्क है। इन टर्म ऑफ रिवॉर्ड 9,000 तक के रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, एचएल 3220 वाली कॉल खरीदनी है। 3240 रुपए के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है कैश में, 2% के आसपास की तेजी है। 3220 की आपको कॉल मिलेगी, 32 से 36 रुपए के बीच में आपको ये लेनी है। स्टॉप लॉस 18 रुपए का और लक्ष्य होगा 55 से 65 रुपए का। प्लेन वनीला आपके लिए ये ऑप्शंस की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, एक बढ़िया शेयर में अधिकतम मुनाफा 9,000 का, अधिकतम नुकसान 4,500 रुपए का, जो कि है उसका आधा। लेकिन ये जो आप अपने स्क्रीन पर जो कुछ लाइनें देख रहे हैं, इसके सीधे सीधे मायने ये हैं कि आप अगर वित्तीय अनुशासन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ये रिस्क रहते हैं, ये नुकसान होते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपये का। और उसके पीछे की वजह ये होती है कि आप स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं करते हैं और उसका कड़ाई से पालन नहीं करते हैं और अपने रिस्क को आप एसेस नहीं कर पाते हैं, उसके चलते ये नुकसान होते हैं। तो जब भी ऑप्शंस में आप ट्रेड करें, इनफैक्ट एफएनओ में अगर आप जब भी ट्रेड करते हैं तो बहुत ही सतर्कता के साथ आपको ट्रेड करनी होती है और स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है आपके। ठीक है नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चंदन जी आपके पास आएंगे, आप जरा गेल चेक कर लीजिए जरा एक बार। गेल में हम देख रहे हैं कि 1-1.5% के आसपास की तेजी है, 225 रुपए का भाव है। गेल क्या यहां से फिर से चलेगा क्या? जी हाँ, गेल में यहाँ पे वापस करेक्टिव मूव और कंसोलिडेटिव मूव कंप्लीट हो चुका है। वीकली सेटअप में देखें तो लास्ट वीक में एक रेंज बाउंड कामकाज हो रहा था और 177 178 निकल नहीं पा रहा था, बट अब वो लेवल निकलने के लिए तैयार हो रहा है जिस हिसाब से सेटअप बना है। तो 171 के सपोर्ट से गेल खरीदारी की सलाह रखेंगे 183 तक के टारगेट। इंडाइसिस और स्टॉक्स को अलग अलग करके देखना। इंडाइसिस में भी आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, कोई डायरेक्शन फंसे हुए हैं और अभी भी आप देख रहे हो बाजार को खुले हुए करीब पौना घंटा हो चुका है, लेकिन इस पौने घंटे के समय के अंदर आपको निफ्टी के अंदर 70 पॉइंट का लॉस है। ये 50-60 पॉइंट तक गिरावट के साथ ही खुला था, तो ना तो लॉस उसने बढ़ाया ना ही लॉस को एक कम भी कर रहा है, तो फंस गया है। ठीक जैसे हम आपको कह रहे थे कि 22,000 को बचाने की कोशिश करेगा, नो एवरेजेस, एवरेज नहीं करना, शांति से बैठे रहो। बाजार आपको शेक कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है और पिछले 15 दिनों के लेवल और आज के लेवल चेक कर लो, आपको सेम ही दिख जाएंगे। इसलिए आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडाइसिस में कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। दूसरा, बैंक निफ्टी के अंदर कोशिश हो रही है कि 46,600 या 500 वाली रेंज को बरकरार रखा जाए। अभी भी करीब 180 पॉइंट नीचे है, लेकिन ये सभी लेवल्स बहुत क्रिटिकल हैं जो हम अभी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, 1-2 शेयर ज़रा और चेक कर लेते हूँ मैं और वो भी ज़रा आपकी स्क्रीन पे मैं रखने की कोशिश करता हूँ। SRF एक बार ज़रा दिखाएंगे। SRF, हालांकि मेरा कन्विक्शन नहीं बैठ रहा, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा डाटा इसमें पॉजिटिव बन रहा है और अभी तक नहीं इसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की है। सोनी ज़रा एक बार आप चेक करोगे SRF, कहीं कोई ट्रेड बनता है तो ज़रा बता दीजिए। ये SRF आई थिंक थोड़ा सा एक बार 2600 2620 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे देखना चाहिए। थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच बेटर रहेगा। ठीक है, इसको वेट एंड वॉच में डाल देते हैं। फिर एक और शेयर आप चेक करो, ये मैं आपसे पता कर लेता हूँ, वो है कोलपाल। क्या अगली सीरीज के लिए इसको लेके जाएं? इसका बिल्डअप ठीक है, बट प्राइस एक्शन अभी उतना नहीं हुआ, शायद भविष्य में हो या आने वाले दिनों में हो। कोलगेट पामोलिव एक बार जरा ये देखो तो। जी डेफिनेटली कोलपाल आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से 2800 2820 को टेस्ट कर सकता है, डेफिनेटली रोल करना चाहिए। ठीक है चंदन सर, इंडिगो, इस पे आपके रिकमेंडेशन? इंडिगो पे क्या करें? इंडिगो पे पॉजिटिव बायस रहेगा यहाँ पे। इनफैक्ट पॉजिटिव व्यू हम रख रहे हैं, बट मोमेंटम थोड़ा स्लो है, तो अभी भी पोजीशन को इंटेक्ट रखें। 3260 का सपोर्ट है, ऊपर में 3450 के टारगेट के। ठीक है, तो इंडिगो यहाँ पे एनालिस्ट मीट के बाद कई सारे ब्रोकरेजेस की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके चलते मोमेंटम जो है बरकरार है। इस बीच अगर देखें तो हम जोमेटो के शेयर में भी एक अच्छी तेज़ी है। यहाँ पे जो उन्होंने चार्जेस बढ़ाए हैं उसके चलते हमारे एक्सपर्ट ने इस पर 200 तक के जो टारगेट्स थे वो भी खोलते हुए दिखे थे और आप देखें तो डे हाई के आसपास जोमेटो का काउंटर ट्रेड कर रहा है। इस बीच एक बार इंडेक्स पे भी आप नज़र डाल लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब 200 अंकों की गिरावट है, लगभग 200 अंकों
अंकों की गिरावट जो है बैंक निफ्टी में हावी हो रही है। निफ्टी कम से कम 22,000 के स्तर को होल्ड करने में कायम जरूर है। यहाँ पे करीब 70 अंकों की कमजोरी है। आज जितने भी फाइनेंशियल स्पेस में से सिलेक्ट काउंटर्स हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स, बजाज फिनसर्व, यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी है। पर गिरावट वाले शेयर्स में कुछ ऑटो काउंटर्स जरूर शामिल हैं। साथ ही रिलायंस से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे भी लगभग 0.8% की गिरावट है। कुछ और काउंटर्स पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो HAL, यहाँ पे कुछ की कॉल जरूर आई थी, पर अभी 2% की तेजी है। चंदन, एक बार चार्ट चेक दे दीजिए। HAL पे 2% की तेजी, डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? बिल्कुल HAL, इनफैक्ट मैं खरीदारी की सलाह आपके यहाँ पे दे चुका हूँ मॉर्निंग सेटअप पे। ओके, तो HAL अच्छा लग रहा है। अभी पोजीशन को रखें। अब जो नया सपोर्ट रहेगा वो 3170 के आसपास रहेगा, ऊपर में 3400 रुपए तक के टारगेट के। जी जी, HAL पे चंदन की भी राय थी, माफ़ कीजिएगा वो स्किप हो गया। और चंदन और कुछ दोनों का ही भरोसा HAL पे था, और आप अच्छा एक प्राइस एक्शन देख रहे हैं। और सोनी, एक बार IRFC के काउंटर पे भी राय दीजिए, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सभी रेलवे से रिलेटेड काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन था, एक अच्छा रीबाउंड था कहे तो। IRFC यहाँ पे 4% की तेज़ी है। किस तरीके का प्राइस सेटअप हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे काफी पॉजिटिव लग रहा है मेरे ख्याल से। अभी आज अगर हम देखेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे एक हल्के से ब्रेकआउट तो आया है, इंट्राडे ब्रेकआउट है ये। सो मेरे यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 151 152 के रेंज को टेस्ट कर सकता है इंट्राडे बेसिस। 142 का एक अच्छा सपोर्ट है, 142 सपोर्ट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर 152 टारगेट इंट्राडे। 152 जो है एक इंट्राडे टारगेट ज़रूर आ रहा है। IRFC पे आप ध्यान दीजिए। और सोनी, एक बार IRCTC पे भी राय दे दीजिए, क्योंकि रेलवे काउंटर्स की जहाँ पे बात हो ही रही है, पिछले हफ्ते IRCTC में भी आई गेस शायद फ्राइडे को एक अच्छा प्राइस एक्शन था, 3 से 4% की यहाँ पे तेज़ी थी। फिलहाल ये काउंटर सपाट ट्रेड कर रहा है, पर क्या ये सही मौका है IRCTC में माफ़ कीजिएगा एंट्री लेने का? कैसे आप देख रहे हैं इसके लेवल्स? डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे 900 का काफी अच्छा सपोर्ट है। तो जब तक 900 को ब्रेक नहीं करता है, 960 980 को एक बार टेस्ट कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं विद 900 स्टॉप लॉस। ठीक है, IRCTC को लेकर ये व्यू। लेकिन पॉलिसी बाजार जरा लेकर आइए। 1200 रुपये के आसपास के इसके भाव हो गए हैं। आज ठीक ठाक तेजी है, और आज ही नहीं, पिछले 4 सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है। इस पर चंदन जी आप व्यू दीजिए। PB फिनटेक, क्या ये तेजी जारी रहेगी, और ये कहां तक जाता हुआ शेयर आपको दिख रहा है? बिल्कुल, PB फिनटेक पॉलिसी बाजार की बात करें तो अच्छा सेटअप लग रहा है। एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है। इनफैक्ट मौजूदा लेवल पे एक नए खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक को खरीदें। 1170 का सपोर्ट है, 1250 यानी 1250 तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। 1250 तक के टारगेट, 1195 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। एक और शेयर लेकर आएंगे जिस पर कि ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं, और उन्होंने EV चार्जिंग के लिए करार भी किया है ग्लोबल दिग्गज के साथ, यूनो मिंडा। यूनो मिंडा में करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है, 680 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सुनी, यूनो मिंडा जरा देखिए, क्या ये तेजी एक्सटेंड होगी, और क्या मौजूदा भाव पर भी कुछ लॉन्ग के मौके बनेंगे, या फिर अब इसे अवॉइड करें? ओहो, ठीक है, सोनी से संपर्क हमारा टूट गया, उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करें। लेकिन चंदन जी आपसे ही सवाल होगा, यूनो मिंडा क्या करना है? तेजी बढ़ेगी सर? और यूनो मिंडा एक पॉजिटिव ओपनिंग के बाद आज के ओपनिंग लेवल नहीं होल्ड किए, बट यस बाय ऑन डिक्लाइन बनेगा। हल्के से डिप पे 650 के सपोर्ट से ले 690 तक के टारगेट। तो 50 के सपोर्ट से ले 690 तक का टारगेट। पूना वाला फिनकॉर्प, जिसको पहले आप मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानते थे, आज हम उसमें तेजी देख रहे हैं। पूना वाला फिनकॉर्प, चंदन जी आपको लगता है कि ये तेजी का एक कैंडिडेट है? 450 रुपए के आसपास के भाव इसके हैं, यहां से लॉन्ग करना है या फिर अब इसको अवॉइड करना है? ये लॉन्ग किया जा सकता है। 458 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 495 500 के टारगेट के। ठीक है, सिलेक्टिव रहिए। जैसे हम बैक टू बैक आपसे स्पीड से क्वेश्चन इसलिए पता कर रहे हैं ताकि अगर आपके पास पोजीशन है, और खासकर अगर आप बड़े शेयर्स लेके बैठे हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि रोल करना है कि नहीं करना है। मैं फिर से बोलूँगा, इंडाइसिस पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, वापस फ्रेश राउंड ऑफ शॉर्टिंग है, और एक किसी तरह से 22,000 को बचाने की सिर्फ कोशिश भर हो रही है। और ऐसा कुछ दिख भी ना रहा है एक्साइटमेंट वाला कि जहाँ से बोला जाए कि हाँ ये आज ये चीज़ बहुत बढ़िया हो रही है मार्केट में। ठीक है, जरा दोनों शेयर्स दिखाइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HDFC बैंक। जरा इन दोनों को भी चेक कर लें। इन दोनों ने आज थोड़ा डैमेज पहुंचा था शुरुआत में ही,
और HDFC बैंक और रिलायंस अभी भी टॉप लूजर्स हैं मार्केट के, डेज लो के आसपास ही खड़े हैं, कोई साइन ऑफ अ रिकवरी नहीं है। सोनी चंदन जी आप ही जरा चेक कीजिए HDFC बैंक और रिलायंस का ट्रेड बनता है या रोल ओवर बनता है, या फिर छोड़े इस सीरीज में सौदा काटें? देखो HDFC बैंक बॉटम बना है बट मोमेंटम नहीं है, तो 1400-1390 का सपोर्ट रखें, ऊपर में 1500 का हडल रहेगा। तो ठीक है, बॉटम बना, इतना ही कन्विक्शन है, बाकी मोमेंटम तो बन नहीं रहा, इसलिए कुछ ज्यादा सजेशन दे नहीं सकते। खैर सर, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है चंदन सर आपकी लिस्ट में? कोई ऑप्शंस का ट्रेड, और वो अगली सीरीज का ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, ये 3 दिन वाला मत देना, अगर हो तो कोई अगली सीरीज का दे दो कोई। जी देखिए, काफी सेलेक्टिव मूव आ रहे हैं, और आप देखो कि मेरा ज्यादा ध्यान तो नॉन एफएनओ काउंटर पे जा रहा है, जैसे डीमार्ट है, जोमेटो है, कल्याण है, या फिर एफएनओ में अब बात करें तो HAL है। तो मैं इन्हीं में से कोई काउंटर ढूंढ के देना चाहूंगा। तो अपोलो हॉस्पिटल पे खरीदारी की सलाह रख सकते हैं। सुबह यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दी थी। अपोलो हॉस्पिटल का 6500 का कॉल लेंगे, और ये हम अगले सीरीज का लेंगे, बाय कीपिंग इन माइंड कि 2 दिन में एक्सपायरी है। तो अपोलो हॉस्पिटल 6500 का कॉल लें, अप्रैल सीरीज का 175-80 के आसपास लें, 140 का सपोर्ट, 280 के टारगेट। 280 का टारगेट है, 140 का एक सपोर्ट लगा दो, लिख दो, अगर प्रोड्यूसर साहब लिख पाओ, नहीं लिख पाओ तो छोड़ दो, सिर्फ हम ऐसे ही बता देते हैं, नहीं लिखा जाएगा, गलती ना हो जाए कहीं आपसे। 6500 वाली कॉल है, उससे आपको प्लस करना है, ये ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल है अपोलो हॉस्पिटल्स की, सर का कन्विक्शन हाई है, ऑप्शंस में भी यहीं पे मिला हमको। स्टॉप लॉस में बता देता हूँ 140 का दिखा सकते हो, तो 6500 वाली कॉल सिर्फ स्क्रीन पे दिखा दो, अगर आती है दिखानी, तो उसमें 140 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा, 280 रुपये का टारगेट है, ये कॉल बनेगी जो ऑप्शंस का ट्रेड है। अदरवाइज आपको सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल्स के कैश में या फ्यूचर्स में ले रखा है ट्रेड, तो उसको सिर्फ लेके बैठो। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़्यादा शेयर आपसे पूछूंगा भी नहीं।